हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज की आपकी जो क्लास रहने वाली है स्पेशल क्लास थी, और थोड़े जोश से आप बैठना और साथ में कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाना, क्योंकि आज की जो क्लास है पूरे यूट्यूब पे कोई भी क्लास आप देख लेना, उठाकर देख लेना, इस 1 से 1.5 घंटे के अंदर जितना आप सीखने वाले हो, जितनी भी आपकी क्लास चलेगी, अभी तो मुझे पता नहीं कि कब तक आपकी क्लास खत्म होगी, लेकिन आप जो है ऐसे बैठना जब आपके पास टाइम होगा। और स्पेशली वो बच्चे बिल्कुल मत बैठना जो कि बीच बीच में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि अधिक तो बातें हो रही है, जो है आपको पढ़ाया कम जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में बातें नहीं होती, वो कॉन्सेप्ट होते हैं, आपके क्लियर करवाने जरूरी होते हैं। तो ये आपकी क्लास लंबी चलने वाली है। टॉपिक आप देख लीजिए, आज का टॉपिक आपका क्या रहेगा। टॉपिक आपके पास है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी सेक्शन अगर आप कर रहे हैं, चाइल्ड पेडागोजी एंड साइकोलॉजी जो रहेगी ये कंप्लीट हम करेंगे। इसमें आपके बाकी के क्वेश्चन नहीं देखेंगे, जैसे कि वन लाइनर कुछ एक क्वेश्चन रहते हैं वो नहीं देखेंगे। सिर्फ आज की क्लास में थ्योरीज हम देखेंगे। और इसके पीछे रीजन क्या रहेगा? रीजन ये है कि आज तक जितनी मैंने आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराई है, मैक्सिमम आपने वन लाइनर देखी होगी, और थ्योरीज आपकी जो है हार्डली जो है 6-7 वीडियोज आपके देखने को मिली। लेकिन आज की ये क्लास है कंप्लीट, इसमें साइकोलॉजी में जितनी भी थ्योरीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सी टेट की कर रहे हो, यूपी टेट, एमपी टेट, इवन आप जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट टेट की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। यहाँ तक कि जेवीटी, टीजीटी कमीशन, एनवीएस, केवीएस के लिए भी ये क्लास आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। डायरेक्ट इसमें बात करेंगे, थ्योरीज सारी देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे। चाहे क्लासिक एक बार आपको मैं रिव्यू दे देता हूँ ताकि जो आप क्लास में लास्ट तक बने रहे और आप ही का बेनिफिट इसमें रहेगा। देखिए क्या क्या हम देखेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग देखेंगे, किसने दी, कब दी, कैसे कैसे इसमें चीजें हुई, कौन कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है, कैसे प्रश्न बनेंगे, ये चीजें देखेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग सेम सारी चीजें देखेंगे कि किसने दी और कैसे यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आगे देखेंगे, इनसाइड थ्योरी देखेंगे। उसके बाद पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस हम देखेंगे, कैसे प्रश्न यहाँ पे बनते ये हम देखेंगे। इसके अलावा जो आपके पास ईद इक्वल सुपर ईगो आपके पास देखने को मिलेगा, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, इसको हम देख लेंगे। 3 डायमेंशनल जो थ्योरी है इसको हम देखेंगे। गिलफोर्ड का जो एसआई मॉडल भी जिसको आप कहते हैं, मैस्लो की थ्योरी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही कोलबर्ग की आपके पास जो डेवलपमेंट की थ्योरी है, मॉरल डेवलपमेंट की, उसको भी हम देखेंगे। जब हम कॉग्निटिव की बात करेंगे तो कॉग्निटिव में जैसे कि हम जीन पियाजे की बात करते हैं, उनकी सभी स्टेजेस हम देखने वाले हैं। इसके अलावा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपके ब्रूनर की 3 स्टेजेस आपके देखने को मिलती हैं, उसको भी हम साथ साथ देख लेंगे। और साथ में क्या देखेंगे, वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी, इसको भी हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसके अलावा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसी से संबंधित आपके डोमेन्स देखने को मिलते हैं। 3 डोमेन्स जो स्पेशली रहते हैं बेंजामिन ब्लूम का कॉग्निटिव से हम एक जो है थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हालांकि अफेक्टिव और साइकोमोटर की हम इसमें जो है ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा कि अगर प्रश्न बनेंगे तो कैसे बनेंगे। साथ ही हॉवर्ड गार्डनर की जो है वो हम देखेंगे। हॉवर्ड गार्डनर ने किस तरह के जो आपके 7 से 8 टाइप आपके दिए हैं, कई बार जो 7 आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कई आपके 8 देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ये एक्चुअल में हो चुके हैं 9। तो इसको भी देखेंगे, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी से कैसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। बाकी हर चीज देखेंगे थोड़ी थोड़ी, जैसे आपके पास एरिक्सन की थ्योरी है, इसको भी हम देख लेंगे। कोशिश करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो कि आपके टीचिंग एग्जाम में पूछी जा सकती है, आज तक का मेरा ये दावा रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि आज तक पूरे YouTube चैनल पे किसी ने भी एक वीडियो के अंदर कम से कम समय में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं की होगी। अगर की होगी तो कमेंट सेक्शन में उस चैनल का नाम मुझे बता देना कि जिसने आपको जो है इतने कम से कम समय में ये सारी थ्योरी जो कि आपके टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, चाहे कमीशन हो या फिर स्टेट टेट हो, चाहे रीट की बात की जाए, चाहे एमपी टेट की बात की जाए, चाहे सुपर टेट की बात की जाए, सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, समय आपका बिल्कुल नहीं करेंगे वेस्ट। चलिए पहले हम देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। तो पहले ये 4 हम निपटा लेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। साथ साथ आप लिखते रहना। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग की हम बात करें, देखिए एक चीज याद रखना, कंडीशनिंग जो है ये अनुबंधन आपका रहता है। तो हिंदी में, हिंदी वालों को हो सकता है समझना है कि कंडीशनिंग, तो हिंदी में भी मैं कोशिश करूंगा जो थ्योरीज हिंदी में बता सके वो हिंदी में बताएंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन आपकी हिंदी में ही रहने वाली है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पेओलो ने दिया था। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि कब दिया था और कहां से ये संबंधित थे या इन्होंने क्या क्या चीजें की, कब इनको नोबेल प्राइज मिला, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई है। यहां पे क्या मैं आपको बताने वाला हूं कि डायरेक्ट प्रश्न कैसे बन सकते हैं और आपको जो है कम से कम समय में क्या चीजें आपको लेकर चलनी है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप पूरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अगर मैं समझाने लग जाऊं तो कम से कम 40 के आसपास मिनट आपके लग जाएंगे, लेकिन जितनी चीजें समझाने वाली है वो आपको मैं समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
और जो ज़्यादा जल्दी में है बच्चे जिनको ज़्यादा जल्दी ही सुनना है तो वो बेशक आप जो है जा सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की हम बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी इवान पेवलो द्वारा दी गई थी। एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। तो डॉग के जो आपके सलाइवा जो निकलता था, या कह लीजिए कि सैलिवेशन जो आपका होता है, कई बार सलाइवेशन आप इसको कह सकते हैं, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो, लेकिन जो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग के डाइजेशन सिस्टम पे काम कर रहे थे, और ये आपके बाय चांस ये आपकी जो है टॉपिक आ गया साइकोलॉजी का। और डाइजेशन सिस्टम पे जैसे काम कर रहे थे तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया? एक्सपेरिमेंट किया इनके जो है डॉग का जो सलाइवा को लेकर, और उसके साथ क्या किया गया, इसके साथ दो टर्म्स आपने याद रखनी है, यूसीआर, यूसीएस। तो ये आपकी जो है ये फुल फॉर्म भी आपसे कई बार हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। इसके अलावा आपके पास ये आपसे पूछी जा सकती है। देखिए ये चीजें देख लीजिए, मैंने ऊपर दो चीजें लिखी है, यूसीआर और सीआर। हालांकि ये चीजें नीचे आनी थी, यहां पे आनी थी, लेकिन मैंने क्यों लिखी है इसको आप थोड़ा सा समझना। ये चीजें इसलिए लिखी है कि रिस्पॉन्स जो होगा वो हमेशा आपके सेम रहेगा। तो ये चीज आप लिख लीजिए, रिस्पॉन्स जो होगा हमेशा आपके पास सेम होगा। अब ये किसका रिस्पॉन्स होगा, हो सकता है आपको ये ना समझ आया हो कि क्या मैं कह रहा हूं, लेकिन जिन्होंने वीडियो थोड़ी भी देखी है, थोड़ी भी थ्योरीज जिन्होंने जो पढ़ ली है या थोड़े पढ़कर आए हैं, जिनके बेसिक क्लियर है, उनको ये चीजें पता क्या लिखी है। अब पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है कि यूसीआर स्टैंड्स फॉर, या यूसीआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और यहां रहेगा कंडीशनल रिस्पॉन्स। नीचे क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस। एक तो पहले आपको यह पता होना चाहिए, जो आपके पास ये थ्योरी किसने दी थी, इवान पेवलो द्वारा दी गई थी। और ये जो पेवलो है, ये आपके बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिस्ट थे, इसका मतलब क्या है कि आपके पास बिहेवियरिस्ट यानी कि व्यवहारवादी थे। तो इवान पेवलो आपके व्यवहारवादी थे, और व्यवहारवाद के जो जनक है जेबी वॉटसन को कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो है जेबी वॉटसन नहीं था, जेबी वॉटसन भी थे, इवान पेवलो भी थे। आगे हम देखेंगे बीएफ स्किनर, वो भी आपके बिहेवियरिस्ट थे। इसके अलावा बात करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की है, ये भी आपके बिहेवियरिस्ट थे। तो ये सभी बिहेवियरिस्ट आपके थे। तो ये भी बिहेवियरिस्ट है जिन्होंने जो बिहेवियर पे जो काम किया, डॉग के डाइजेशन सिस्टम पे कि किस तरह से ये आपके जो काम करेगा। इसमें दो चीजें इन्होंने देखी। दो चीजें क्या थी, एक तो डॉग के सामने जब फूड लाया जाएगा तो डॉग का फेवरेट फूड है, मान लीजिए कि मीट आपका रहेगा, तो डॉग का मैक्सिमम मीट ही रहता है फूड जो है फेवरेट। तो जब उसके सामने फूड ये लाया गया तो जो सलाइवा है, जो लार निकलना है, डॉग के मुंह से जो लार निकल रही है, स्वाभाविक है लार निकलना। तो ऐसे में जो उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या है आपके पास, अभी ये नेचुरल है। तो हम इसको कहेंगे आपके पास इसमें कोई भी कंडीशन आपकी नहीं रखी गई है। अनकंडीशनल स्टिमुलस यहां पे इसको हम कहेंगे। अनकंडीशनल स्टिमुलस हो सकता है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस आपके पास ना दिया हो, सिर्फ आपके पास एनएस दिया हो, नेचुरल स्टिमुलस। तो नेचुरल स्टिमुलस क्या है, फूड है, कि जब खाने को देखकर जो है लार आना, ये क्या है आपके पास, नेचुरल है। तो यहां पे नेचुरल स्टिमुलस या अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि यहां पे कोई कंडीशन नहीं रखी गई। स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपन। उद्दीपन ऐसी चीज है जो कि आपके लिए लालच पैदा करती है। जैसे कि आपका कोई फेवरेट फूड हो, जैसे मान लीजिए किसी का मटर पनीर होगा, हालांकि मेरा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मेरा है, बाकी जो हो सकता है आपके पास राजमा चावल आपको पसंद हो सकता है किसी को जो कड़ी पसंद हो। स्पेशली मेरी बात करूं मैं, मुझे तो पकौड़े वाली कड़ी ज्यादा पसंद है। तो उस करके आपके जैसे इन चीजों के नाम लिए मुंह में पानी आपका शुरू हो जाता है। हो सकता है नींबू का नाम सुनकर, गोलगप्पे का नाम सुनकर, कोई भी फेवरेट चीज हो सकता है, जिसको भूख इस समय ज्यादा लगी हो तो हो सकता है उसके ज्यादा मुंह में पानी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो देख लीजिए ये आपके है आपके पास देख लीजिए अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस आपका होगा नेचुरल स्टिमुलस, एक ही है दोनों। हो सकता है कई बार ऐसे पूछ लिया जाए, और हो सकता है कि कई बार आपसे जो इस तरह से पूछ लिया जाए कि यूसीएस आपके जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस है आपके पास फूड। अब देखिए जैसे ही फूड डॉग के पास आया, उसके मुंह से जो लार आना स्वाभाविक है, सेलिवेशन होना स्वाभाविक है। तो अब देखिए इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, अनकंडीशनल जो है स्टिमुलस को देखकर जो है रिस्पॉन्स जो रहेगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस से क्या आपके पास नहीं मिलेगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और उसी तरह कंडीशनल जो स्टिमुलस है, कंडीशनल स्टिमुलस से क्या मिलेगा आपके पास, कंडीशनल रिस्पॉन्स। लेकिन जो है रिस्पॉन्स जो होगा वो हमेशा सेम होगा, चाहे वो कंडीशनल हो चाहे आपके पास अनकंडीशनल। देखिए कैसे समझेंगे इस बात को, देखिए यहां पे अनकंडीशनल क्या था, फूड। फूड के साथ जो है आपके पास सलाइवा आना जो है, ये आपके पास रिस्पॉन्स आपका हो गया अनकंडीशनल। तो रिस्पॉन्स क्या आया, सेलिवेशन यहां पे देखने को मिली। अब देखिए कंडीशन में क्या किया गया, यानी कि आर्टिफिशियल जो स्टिमुलस आपका रहेगा, इसको एस से आपके दिखाते हैं। आर्टिफिशियल स्टिमुलस यहां पे क्या है, डॉग के सामने आर्टिफिशियल स्टिमुलस के तौर पे फूड प्लस बेल। बेल जो पहले आपकी न्यूट्रल थी, न्यूट्रल यानी कि पहले भी बेल की आवाजें सुनती होगी डॉग को, ऐसा नहीं है, बेल भी अलग अलग तरह की हो सकती है, वो भी आपको समझाता हूं। पहले जो बेल न्यूट्रल थी,
अब इसको खाने के साथ जोड़ दिया गया, पहले बेल बजाते रहो, सेलिब्रेशन का कोई काम नहीं। लेकिन जो है इस एक्सपेरिमेंट में पेवलो ने क्या किया, इसको इकट्ठा करने का कोशिश किया और देखिए फूड प्लस बेल। अब जब फूड के साथ बेल जब आपकी सुनी तो एक टाइम पे ऐसा हो गया कि डॉग ने ये सीख लिया, वो लर्निंग प्रोसेस है। ये भी पॉइंट आपको मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, पहले आप ये चीजें समझ लीजिए कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है। तो यहाँ पे जैसे ही फूड आपके साथ जो फूड के साथ बेल जब बजी तो यहाँ पे आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो आपके पास क्या काम कर रहा है, बेल, फूड प्लस बेल। अब यहां पे ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस का काम कर रही है बेल, क्यों फूड के साथ जो है अब बेल को यहां पे जोड़ दिया गया। रिस्पॉन्स क्या आएगा, रिस्पॉन्स सेम आएगा आपके पास। आपके पास जो कंडीशनल जो रिस्पॉन्स रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। सेम क्या रहेगा कि अब जो है पहले जब इसके साथ एक्सपेरिमेंट ये किया जा रहा था, पहले बेल न्यूट्रल थी, लेकिन बार बार में बेल ने जो काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही बेल बज रही है तो ये जो सेलिब्रेशन है ये आपके डॉग के होना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो फूड आप दो चाहे ना, लेकिन जब बेल बजेगी डॉग जो है बेल की आवाज सुनकर ही आपके सलाइवा निकालना शुरू कर देगा, यानी कि वो लार सेम उतनी मात्रा में आपके शुरू करेगा जितनी मात्रा में वो पहले कर रहा था। अब यहां समझ लिए अनकंडीशनल जो आपके पास रिस्पॉन्स है और कंडीशनल रिस्पॉन्स है, ये दोनों आपके पास क्या है, सेम है। एग्जाम्पल यही है कि आपके पास फूड को देकर भी आपकी जो है लार आ रही थी और जो है बेल को देखकर भी लार आ रही थी। अब ऐसा नहीं है कि फूड को देखकर आपके हरे रंग की लार आ रही है और बेल को देखकर आपके लाल रंग की लार आ रही है। अब लार जो है, जो लार टपक रही है वो लार जो है कैसी है, आपकी ट्रांसपेरेंट ही होती है, तो वैसी है और उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में फूड को देखकर हो रही है उतनी मात्रा में अब बेल की आवाज को सुनकर यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा है, बच्चा जो है सुई लगाने से रोने लग जाता है। अब बच्चे का जो रोना है, सुई लगाने से जो रोआ, वो क्या है आपके पास, नेचुरल स्टिमुलस है, यानी कि आपके पास ये है आपके पास अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब दर्द हुई तो दर्द के मारे बच्चा रो रहा है, लेकिन बाद में क्या है, बच्चे ने ये देख लिया कि सुई से दर्द होती है, अब सिर्फ वो सुई को देखकर रो रहा है। उसको कभी भी डराना हो तो आप क्या बोलेंगे, सुई लगा दी जाएगी। अब सिर्फ सुई की आवाज सुनकर या सुई मात्र से जो वर्ड जो आप बोल रहे हैं उसको डराने के लिए, उससे वो रोने लग जाता है। अब उसका जो रोना है, चाहे वो आपके पास सुई की दर्द से हुआ या सुई की आवाज सुनकर, दोनों के रोने में जो है सेम क्या है, रोना है। तो रो वो वैसा ही रहा। ऐसा नहीं है कि उस समय जो आपके आंसू आ रहे हैं वो दूसरे आंसू है और जो सुई की आवाज़ सुनकर जो आंसू आ रहे हैं वो दूसरे आ रहे हैं। और ये चीज़ें करते हैं बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, कि थोड़े से ड्रामची बच्चे आपके हो जाते हैं, थोड़े ड्रामेबाज बच्चे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी आई होप पता लगी होगी। चलिए अब इसको मैं समझाता हूं इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से। एक तो ये वाले प्रश्न आपके बनेंगे किसमें, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में अनकंडीशनल क्या है, कंडीशनल क्या है, कंडीशनल रिस्पांस क्या रहेगा, कंडीशनल स्टिमुलस आपके क्या रहेगा। दूसरा इसमें क्या पूछा जाता है, दूसरा इसमें पूछा जाता है कि कब जो है क्या चीज है आपके पास, बेल क्या काम कर रही है, बेल काम कर रही है आपके पास स्टिमुलस का, इंपॉर्टेंट है, और किस तरह के स्टिमुलस का जो काम कर रही है बेल। बाद में आर्टिफिशियल स्टिमुलस आपके रहेगा जो कि आपके उत्तेजित कर रही है लार के लिए। बाकी यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस की बात की जाए, नेचुरल स्टिमुलस यहाँ पे फूड रहेगा और फूड के साथ जो आपके बेल को यहाँ पे जोड़ा गया, ट्रिगर्ड इसको किया गया है, इंपॉर्टेंट रखना ये याद। लेकिन जो रिस्पॉन्स हमेशा दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। अब देखिए यहां से जो प्रश्न आपके बनते हैं, प्रश्न आपके बने जाते हैं, इसका प्रोसेस आपका पूछा जाता है कि ये प्रोसेस आपके कैसे कैसे हुआ, क्योंकि जो प्रश्न इतने साधारण नहीं पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। प्रश्न को थोड़ा सा जो है आपके कह लीजिए कि थोड़ा सा टफ बना दिया गया है, ताकि जो है बच्चों को जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए जो है जागृत किया जाए। और वैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की मैं बात करूं तो रियल लाइफ में भी ये आपकी जो काफ़ी देखने को मिलती हैं। कोई भी आपके जो है बच्चों को जो है कोई भी चीज़ आपकी जो किसको डराना हो किस चीज़ से, या बच्चे को कोई कांटा वगैरह चुभ गया है, मान लीजिए कि लाल रंग की चीज़ से कोई आपके जो है लाल रंग की चीज़ आपकी चुभ गई है बच्चे को, तो ऐसे में जितनी भी लाल रंग की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों से डरने लगेगा। अब देखिए पॉइंट आप इसमें लीजिए, पहला पॉइंट आपके पास एक्विजिशन, समझना, लिखना हो तो लिख लेना, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि समय फिर ज्यादा लग जाएगा एक थ्योरी के अंदर। इसमें जो लर्निंग प्रोसेस देखिए कैसे कैसे हुआ डॉग का। पहला पॉइंट आपके पास है एक्विजिशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, पहले एक्विजिशन आपको समझाते हैं। एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन किसी चीज को एक्वायर करना। एक्वायर कैसे करेंगे, डॉग को एक्वायर क्या करवाया गया, डॉग को एक्वायर करवाया गया कि जब आपके जो फूड आपके पास आएगा, फूड के साथ एक बेल की साउंड उसको सुनाई गई, तो इस बेल की साउंड को सुनकर जो है उसने क्या किया, उसने ये चीज सीख ली कि फूड जो है बिल्कुल बेल के बिल्कुल बाद में आ रहा। हालांकि इसमें टाइम का बिल्कुल विशेष ध्यान रखेगा, ये क्विक रहेगा ये सारा प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि बेल आपने अभी बजाई और खाना आपको जो 2 घंटे बाद दिया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ये साथ साथ चीज़ें होगी, तो इसमें जो है आपके पास थोड़ा सा क्विक भी रहना पड़ेगा इस थ्योरी की। अगर आप एक्सपेरिमेंट की बात की जाए, ठीक है, एक्वायर क्या किया गया, फूड प्लस बेल, ये चीज़ आप सिखा दी। अब जैसे ही बेल बजेगी अपने कुत्ता जो है लार टपकाना शुरू कर देगा। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए
पहले क्या सिखाया गया कि बेल जो बजेगी बेल के साथ आपके खाना आएगा। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या आपके पास, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या हुआ कि डॉग को जो है अलग अलग तरह की जो है साउंड सुनाई गई। अब उसमें क्या हुआ कि डॉग को क्या लगा कि जिस तरह से ये वाली बेल पे उसने रिस्पॉन्स देना शुरू किया था, सलाइवा जो आपके आना शुरू हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे जितनी भी बेल आपकी बज रही है, चाहे अलग अलग तरह की जो है कि मान लीजिए कि आपके घर की डोर की बेल बज रही है, मंदिर की घंटियां बज रही है, चाहे फोन की बेल बज रही है, अलग अलग तरह की जितनी भी बेल्स आपकी होती है, उन सभी की बेल को सुनकर अब जो है डॉग ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। अब जो है उसका जो है सलाइवा हर बेल को जो है सुनने से मात्र से उसके आने लग गया। अब तीसरा पॉइंट आप सुन लीजिए, तीसरा पॉइंट आपके पास ये इंपॉर्टेंट रहेगा, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन, पहला एक्विजिशन, दूसरा जनरलाइजेशन, तीसरा आपके पास डिस्टिंक्शन। अब देखिए डिस्टिंक्शन क्या है, डिस्टिंक्शन कह लीजिए या फिर आप इसको जो है डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे, डॉग को यहां पे सिखाया गया कि किस एक पर्टिकुलर बेल पे उसको खाना दिया जाएगा। ये डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है क्लासिकल कंडीशनिंग की, वहां जाकर आप देख लेना। सिर्फ आपको यहाँ पे अभी डिस्क्रिमिनेशन आपका जो होगा वो किस आधार पर होगा। अब डॉग को यह समझाया गया कि आपकी जो मंदिर वाली जो बेल है उस पर खाना नहीं दिया जाएगा, या फिर डोर वाली बेल है उस पर भी खाना नहीं दिया जाएगा। किस बेल पे खाना दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर एक बेल है उसी बेल पर जो इसको खाना मिल जाएगा। इसको डिस्क्रिमिनेशन, इसको पहचान करनी सिखाई गई कि किस एक पर्टिकुलर बेल पे जो खाना दिया जाएगा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे एक्सटिंक्शन, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सटिंक्शन क्या है, जितना भी ये आपको बेल का ये इसको सिखाया गया, देखिए ये जो बेल को जो डॉग को जो सिखाया जा रहा था कि बेल के साथ कैसे जो खाना प्रेजेंट किया जा रहा है, कि किस एक बेल पे जो इतना सारे प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिले। हालांकि लोगों को दिखता है कि सीधा एक्सपेरिमेंट हुआ, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इवान पेओलो ने किया था, आपकी जो लार रानी उत्पन्न होगी खाने को देखकर, उसके साथ जो घंटी को जोड़ दिया गया, उसका संबंध क्रिएट किया गया, कंडीशनिंग उसमें की गई। तो इस तरह से ये चीजें आपकी इतनी आसान नहीं है, इसमें ये सारी चीजें आपके देखने को मिली। पहला एक्विजिशन, जनरलाइजेशन, आपके पास डिस्क्रिमिनेशन, और इसके बाद बात कीजिए आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी कि जितनी चीजें यहाँ सिखाई गई थी, अब डॉग को कंफ्यूज किया गया कि जितनी भी जो बेल है, अब किसी भी बेल पे उसको खाना नहीं दिया जा रहा। जब बेल बज रही है तो खाना नहीं दिया जा रहा, जब उसको खाना दिया जा रहा है उस समय कोई भी बेल नहीं बज रही है। अब जितनी चीजें यहाँ पे जो है सीखी थी, पहले तो उसने जो है ये सीखा था कि बेल के बाद खाना आएगा, फिर उसने क्या सीखा, उसने कि हर बेल पे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, फिर उसको सिखाया गया कि किस पर्टिकुलर बेल पे उसने रिस्पॉन्स देना है। उसके बाद जो एक्सटेंशन जो आपके पास रहेगा, एक्सटेंशन में क्या हुआ, एक्सटेंशन में उसको ये सिखाया गया कि किसी भी बेल पे खाना नहीं दिया जाएगा, यानी कि बेल और खाने के साथ कोई लिंक नहीं है। तो ऐसे में जो उसको कुछ दिन में उसने ये चीजें भूल गई। अब जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो है आपके पास स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पॉन्टेनियस जो रिकवरी है वो कब आपकी देखने को मिलती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या हुआ, जो फिफ्थ पॉइंट आपका ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या हुआ कि जितनी चीजें यहाँ पे, देखिए पहले 3 चीजें यहाँ पे इस प्रोसेस में सीखी, काफी समय लगा इस एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद जो एक्सटेंशन किया गया उसको भूलने पे मजबूर किया गया कि नहीं, यहाँ पे जो खाने और जो आपकी जो है बेल का कोई भी लिंक यहाँ पे नहीं है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट पे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जो चीजें उसने भूल दी थी, उन्हीं भूली हुई चीजों को दोबारा उसको सीखने के लिए कितना समय लगा, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। देखिए पहले जो मान लीजिए कि इन जो 3 पॉइंट को सीखने में उसको लग गया आपके पास 3 मंथ, 3 मंथ का टाइम पीरियड उसको लग गया इन चीज़ों को सीखने में कि एक तो बेल के साथ जो है कैसे उसका कंडीशनिंग की गई, उसके बाद एक जो है हर बेल पे उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। अब उसे नहीं पता लग रहा कि किस बेल पे करना है किस पे नहीं करना है। इस समस्या से निपटने के लिए आगे आगे हम डिस्क्रिमिनेशन में उसको पहचान करवानी सिखाई गई, किस पर्टिकुलर बेल पे उसको खाना सिखाया जाएगा। अब जब ये चीज़ें सीख ली, बाद में एक्सटेंशन पे उसको जो भूलने पर मजबूर किया गया कि खाने और बेल का तो कोई लिंक ही नहीं है। अब जो है डॉग बेचारा कंफ्यूज। उसके बाद जो है फिफ्थ इसमें पॉइंट आ गया स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब उसको फिर से जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर से जो है एक पर्टिकुलर बेल के बाद उसको खाना देना शुरू कर दिया गया। अब पहले यही चीज सीखने में उसको कितना समय लगा था, उसको 3 मंथ का जो है टाइम पीरियड आपके लग गया। लेकिन अब यही चीज उसने जो है आपके जो है कह लीजिए कि 7 से 8 डेज में फिर से उसने सीख ली कि यहाँ किस पर्टिकुलर बेल पे उसको खाना दिया जाएगा। तो ये होती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो ये है आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग। हो सकता है कि यहाँ से आपको डायरेक्ट इस तरह से प्रश्न आपके बने। अगले हम थ्योरी करेंगे। हाँ, इसमें एक लर्निंग कर्व भी बनता है, वो आपने देख लेना। क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी मैंने आपको करवाई है कंप्लीट वाली, उसमें आपने देख लेना, ये आपकी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको जो पहले भी कही थी, पहले क्या कही थी कि आपके पास जो बेल है पहले आपकी न्यूट्रल रहेगी, बाद में जो है फूड प्लस बेल को आपकी जो कंडीशनिंग के समय उसको जोड़ दिया गया फूड के साथ बेल को। आफ्टर कंडीशनिंग आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसी बेल आपकी बजती है तो आपके जैसी आपके पास कंडीशनल जो स्टिमुलस आपका जो रहेगा, कंडीशनल स्टिमुलस में जो बेल जैसी बजी वैसी आपके पास सलाइवा यहाँ पे शुरू हो जाता है सिर्फ बेल की साउंड को सुनने से। तो पहले जो बेल आपकी न्यूट्रल थी, बाद में वो काम करने आपकी शुरू कर देती है।
तो पहले का आपकी जो कंडीशनिंग होगी कंप्लीट। अब देखिए सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड क्या है आपके पास? सेकंड है आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग आपके बीएफ स्किनर द्वारा दी थी। अब इसने जो काम किया था, किसकी बात की है हम अब कर रहे, किस पर काम किया था आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में? इवान पेवलो ने किया था एसआर पर, यानी कि पहले स्टिमुलस होगा और स्टिमुलस को देखकर ही आपके जो रिस्पांस देखना यहां पे मिल जाएगा। लेकिन जो है आपके पास जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग एसआर पर नहीं थी, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी आरएस पर, कि पहले रिस्पॉन्डेड रहना पड़ेगा फिर आपकी जो इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगी। तो एसआर थ्योरी पर बेस्ड थी आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एसआर का जो आरएस का जो प्रत्यय है ये किसके द्वारा आपके जो दिया गया था? तो ये आपके किसके द्वारा दिया गया था? बीएफ स्किनर द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बिहेवियरिस्ट थे आपके पास स्किनर, बीएफ स्किनर की बात की जाए। लेकिन बीएफ स्किनर से पहले आपको जो है थॉर्नडाइक को पढ़ना है, क्योंकि थॉर्नडाइक जो आपके पास थ्योरी देखने को मिलती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है इसको हम देख लेते हैं। देखिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? तो ट्रायल एंड एरर यानी कि प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था आपके पास थॉर्नडाइक द्वारा। इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक ने देखिए इसमें क्या क्या किया। थॉर्नडाइक ने जो इसमें जो काफी ज्यादा आपके जो है इसमें एक तो प्राइमरी लॉज देखने को मिलते हैं, दूसरे आपके पास इसमें सेकेंडरी लॉज, यहां से प्रश्न आपके बनते हैं। बाकी थ्योरी तो आपकी सिंपल है। आपकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात की जाए तो बिल्कुल आपकी जो सिंपल उतनी है नहीं, लेकिन जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये भी आपके पास सिंपल अगर स्टोरी आपको बतानी है तो स्टोरी में तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपकी जो बहुत ज्यादा आसान है। कि एक स्टोरी है आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, वो क्या स्टोरी है? स्टोरी आपके पास ये है कि आपके एक्सपेरिमेंट किया गया था बिल्ली पर, एक कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था आपके पास थॉर्नडाइक द्वारा। उसके जो है स्टिमुलस के तौर पर उसको एक मछली का टुकड़ा उसके जो है एक बॉक्स के बाहर रख दिया था। इस तरह से आपकी जो एक थ्योरी बनती है और बाद में क्या है कि उसको देखकर जो है उत्तेजित होती रहती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो गलती से उसका पेट जो है लीवर पर पड़ जाता है और जो है बाहर आ जाती है। जैसे ही बाहर आकर वो मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है और धीरे धीरे क्या होता है गलतियां वो कम करती है और एक टाइम ऐसे आता है जैसे बिल्ली को अंदर डाल दिया जाता है उस पिंजरे के अंदर, बिल्ली को पता लग गया कि वो लीवर कहाँ है, उस लीवर को प्रेस करती है और बाहर आ जाती है। यानी कि धीरे धीरे गलतियां आपकी कम होगी और एक टाइम पे ऐसा हो गया कि अब उसको पता है कि कैसे उस लीवर को खोलना है और आकर बाहर वो मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है जो कि उसका स्टिमुलस का काम कर रहा था। तो यहाँ पे ये भी आपकी बिल्कुल जो है आपकी जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये भी एसआर पर बेस है, यानी कि आपके पास स्टिमुलस के तौर पे जो मछली का टुकड़ा रखा गया था और रिस्पॉन्स वो उसको देखकर कर रही थी। ठीक है, तो आपके पास ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए थॉर्नडाइक की ये तो चलो ठीक है एक थ्योरी है, किसने दी? आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपकी जो है थॉर्नडाइक द्वारा दी गई, प्रयोग किया गया आपके एक कैट के ऊपर। लेकिन देखिए यहाँ से जो प्रश्न आपके बनेंगे, प्रश्न इसके थोड़े डेप्थ में जाकर बनते हैं और डेप्थ में कैसे बनते हैं कि आपके जो है इसमें पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ लर्निंग जो थॉर्नडाइक के है तो ये आपकी प्राइमरी लॉज है और सेकेंडरी लॉज है। प्राइमरी लॉज आपके जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 लॉज आपके देखने को मिलते हैं, तो ये तीनों भी आपको पता होने चाहिए। और बाकी सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि सेकेंडरी लॉज इसमें से जो आपके पास कौन सा जो है नहीं है, या फिर प्राइमरी लॉज आपको 3 दे दिए और एक आपका सेकेंडरी इसमें दे दिया और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा आपका जो है प्राइमरी लॉ नहीं है। तो देख लीजिए पहले आपके पास मेन लॉज की बात करते हैं, मेन लॉज यानी कि प्राइमरी लॉज, और कई जगह सेकेंडरी लॉज आपके जो है इसमें जो गौण जो नियम रहेंगे, प्राथमिक नियम और गौण नियम। प्राथमिक नियम आपके देख लीजिए, लॉ ऑफ रेडीनेस लिख लेना अपने पास, तत्परता का सिद्धांत, किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको पहले तत्पर रहना पड़ेगा, रेडी आपको रहना पड़ेगा। रेडी कैसे रहेंगे? फिजिकली आप रेडी रहेंगे, मेंटली आप रेडी रहेंगे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो दूसरा आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट, देखिए प्रभाव का नियम, प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ेगा, या तो पॉजिटिव पड़ेगा किस चीज का या फिर आपके नेगेटिव पड़ेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी बात कीजिए आपके पास इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, कि कैसे आप जो अभ्यास द्वारा चीजों को सीख सकते हैं बार बार, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, जो आपके प्रभाव का जो नियम है, इसी नियम पर आपके काम किया था किसने? बीएफ स्किनर ने। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि बीएफ स्किनर ने जो इसी प्रभाव के नियम पर जो है काम किया था, लॉ ऑफ इफेक्ट पर काम किया था। तभी मैं कह रहा था कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बाद हम देखेंगे आपके पास बीएफ स्किनर की थ्योरी। देखिए जो आपके पास जेबी वॉटसन है, जेबी वॉटसन ने जो अपने बालक पे जो प्रयोग किया था, जेबी वॉटसन ने बिहेवियरिस्ट थे आपके थे, उन्होंने जो अल्बर्ट नामक बालक पे जो प्रयोग किया था, बिहेवियरिस्ट थे, उसके उन काम को जो आगे बढ़ाया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर देखने को मिला, जो कि थॉर्नडाइक ने इस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद जो थॉर्नडाइक के इसी काम को जो एक नेक्स्ट लेवल पर जो लेकर गए, वो आपके लेकर गए बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर आपके यहां पे लेकर गए। लेकिन अभी पहले आप थॉर्नडाइक के जो ये प्राइमरी लॉज आपने लिख ली है, तो ये आप पहले इसको लिख लीजिए, और सेकेंडरी जो लॉ है वो आपने खुद से लिख लेना है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो फिर काफी ज्यादा चीजें जो है ज्यादा आपकी देखने को मिल जाएगी।
अब देखिए इसमें जो एक चीज और याद रखनी है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी यहाँ पे जो है थॉर्नडाइक का ही आपका देखने को मिलता है। एक तो आपके पास होगी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दूसरी होगी नेगेटिव, या फिर तीसरी आप देखिए जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए पॉजिटिव कैसी होगी, मान लीजिए कि आप कर रहे हैं एनवीएस के एग्जाम की तैयारी, एनवीएस के एग्जाम की तैयारी के लिए आपने ये कुछ एक थ्योरीज पढ़े। अब यही थ्योरीज आपको हेल्प करेगी कहाँ पे, केवीएस के एग्जाम में, या कह लीजिए कि आपकी कोई भी टीचिंग एग्जाम आप स्टेट टेट देते हो, इसमें आपके या सी टेट में आपके देखने को मिल जाएगी। अब ये आपके पास पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। एक हो गया आपके पास नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि कोई पहले जो चीज सीखी वो दूसरी जगह आपकी किसी काम की नहीं है। मान लीजिए कि एचपी की हम बात करते हैं, एचपी में आपने ये चीज़ें आपने यहाँ सीखी और आप दे रहे हो, जाने दे रहे हो, आपके पास एलटी आप देख लीजिए, एलटी कमीशन आप दे रहे हो, लैंग्वेज टीचर का आप जो कमीशन दे रहे हो, अब उसमें ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपकी जो है क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कह लीजिए कि इसके जो यहाँ पे चीज़ सीखी थी वो वाली चीज़ अब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज टीचर के अंदर थ्योरीज नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन वो किसी और तरीके से वहाँ पे देखने को मिलेगी। हो सकता है वो समस्या आपके लिए पैदा कर सके, ऐसा हो सकता है। बाकी जो इसका एग्जाम्पल अगर आपने ऐसे लेना है कि अगर एक आप जो है मान लीजिए कि आप जो है एक टू व्हीलर आप जो ड्राइव कर रहे हो, टू व्हीलर कह लीजिए कि पहले आपने साइकिल आपने चलाना सीखा, वही साइकिल चलाते चलाते जो आपको हेल्प मिली आपकी जो है बाइक के बैलेंस बनाने में, तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। अब इसमें नेगेटिव कैसी होगी, देखिए आप जब आप साइकिल चला रहे थे, साइकिल में जो आपके पास राइट हैंड है, राइट हैंड में जो आपके पास ब्रेक होती है वो आपकी होती है फ्रंट वाली, तो आपको आदत होती है मैक्सिमम ब्रेक लगाने की हाथ से। लेकिन अब जैसे ही आप जो है टू व्हीलर में आप बाइक पे आ जाओगे, बाइक अगर आपके पास है तो बाइक में जो आपके पास जो ब्रेक होती है वो आपकी फुट में होती है। तो ऐसे में जो आदत आपकी वहां पे है, जो साइकिल चलाते समय जो आपकी आदत है, वही आदत आपको यहाँ पे बाइक पर जो है चलाते समय अगर आप बीच में उसको रिपीट करते हो या आपको प्रॉब्लम कर रही है, बार बार आप जो है फ्रंट ब्रेक आप लगा रहे हो बाइक की, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि आपकी बाइक गिर सकती है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की दूसरी एक पहले जो चीज सीखी थी और दूसरे में जो प्रॉब्लम आपकी क्रिएट कर रही है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने जो टू व्हीलर में साइकिल सीखी, यहाँ पे बाइक सीखी, अब यहाँ पे आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो इसका जो है इसके साथ कोई लिंक नहीं है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ना तो ये पॉजिटिव आप पे देखने को मिलेगी ना पे नेगेटिव, यानी कि एक और अलग ही फील्ड आप देख लीजिए। टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि टीचिंग एग्जाम में ये चीज आपको मैंने एग्जांपल दे दिए पहले वाले। एक एग्जांपल ये कि अब आप जो है सीधी बैंकिंग की तैयारी में लग जाओ, तो बैंकिंग की तैयारी और टीचिंग एग्जाम की तैयारी के सिलेबस में दिन रात का फर्क है। एंड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ना आपको इसमें हेल्प मिलेगी ना आपको जो है यहाँ पे नेगेटिव इन्फोर्समेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा या इन्फोर्समेंट मिलने को मिलेगा। तो ये आपके जो कुछ एक पॉइंट यहाँ पे देखने को मिले हैं आपके पास थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर। अब हम देखेंगे आपके पास बीएफ स्किनर की, तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट आपको मैं लिखवा रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी को, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये आपने जो आपके पास एसआर जो थ्योरी है, जो एसआर थ्योरी जो काम करती है, चाहे आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग में देखिए आपने पास यहाँ पे आपने देखी थॉर्नडाइक के पास, चाहे आपके पास इसमें जो है आपके पास कह लीजिए कि आपका जो जेबी वॉटसन थे उनके इसमें देखी, इस प्रत्येक को देख लीजिए, इसके जो थ्योरी के जो जन्मदाता है ये आपके जो थॉर्नडाइक ही माने जाते हैं। थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी सिद्ध की थी, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी। बाकी आरएस की अगर हम बात करें, आरएस जो थ्योरी किस पर जो ध्यान देती है, तो ये आपके पास आरएस पहले रिस्पॉन्डेड रहना पड़ेगा किसी चीज के लिए, उसके बाद आपके उसमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो ऐसा बीएफ स्किनर कहते हैं, जिसकी हम अभी बात भी करेंगे। तो एसआर थ्योरी जो सिद्ध करने का जो काम किया था ये थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। हालांकि एसआर थ्योरी पर ही बेस आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है और आपकी जो है जेबी वॉटसन की अल्बर्ट नामक बालक पे जो उसने प्रयोग किया था, तो ये सारी उस पर ही बेस है। तो ये चीज़ आपको इस करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको ऐसा ना लगे कि आपकी कुछ और ही चीज़ें और एग्जाम में ऐसे प्रश्न यहाँ से बन जाए। चलिए आगे देखेंगे। आपके पास लॉ ऑफ लर्निंग मैंने आपको बता दिया, आपके पास प्रभाव का नियम, आपके पास तत्परता का और इसके अलावा अभ्यास का। प्राइमरी लॉज है, सेकेंडरी लॉज आपने एक बार खुद देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है हो सकता है कि ना देखे तो देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी वाले हिंदी में देख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आपके पास आगे आपके पास बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर की हम बात कर रहे हैं। देखिए बीएफ स्किनर की अगर हम बात करें तो बीएफ स्किनर तो पहले तो आपके पास एक्सपेरिमेंट किया था एक रेट के ऊपर, एक चूहे के ऊपर। अब वो देखिए उस चूहे को क्या किया था, उस चूहे को किसी तरह का कोई स्टिमुलस नहीं दिया था, किसी तरह का कोई लालच वहां पे देखने को नहीं मिला था। उस चूहे को जो है सिर्फ एक पिंजरे के अंदर डाल दिया और उसको नहीं पता कि उस पिंजरे से कैसे उसने बाहर आना। पजल बॉक्स जो आपका था, उस पजल बॉक्स के अंदर उसको जो डाल दिया, स्किनर बॉक्स इसको कहते हैं, स्किनर पैटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब जैसे ही उसको यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया, उसने क्या है प्रतिक्रिया करनी आपकी शुरू कर दी, और जो ये प्रतिक्रिया थी वो उसकी कैसी थी, ये उसकी बाहर आने के लिए थी, क्योंकि उसको जो भूख लगी थी। अब संयोगवश उसका जैसे ही लीवर पर पैर पड़ता है तो वहां पे जो आपके बाहर आ जाता है। अब जैसे ही वो बाहर आ गया तो बाहर आकर जो है कह लीजिए कि उसने जो है लीवर पे जो आपके जो पैर पड़ा, उसके जो उसमें फूड आ गया,
गया, उसके थाली में फूड आ जाता है, जो आपके पास फूड जो है ग्रेन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये इस तरह से आपकी थ्योरी देखने को मिली थी। अब देखिए इसमें जो है बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। इसमें जो इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास, जैसे कि आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट पे आपकी पूरी थी, प्रभाव के नियम पे आपकी ये पूरी थी। तो इसमें दो चीज़ें आपके देखने को मिलती है, या तो इसमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट या फिर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव से देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है। पॉजिटिव जो आपके पास रहेगा, जो पुनर्बलन जिसको आप कहते हो, रिइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें कि आपके पास सकारात्मक पुनर्बल और नकारात्मक पुनर्बल। देख लीजिए कि आपने कोई एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है ये टॉपिक, ताकि आपको एग्जाम में अगर कोई रियल बेस आपको सिचुएशन दे दी जाए ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो बेस पर, तो ये आप कैसे इसको करेंगे। देखिए इसमें जो आपके पास मान लीजिए कि आपने जो है एक टेट का एग्जाम है, इसको आपने क्वालिफाई कर लिया, यहाँ से आपको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिला, तो आपने जो है सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दे। अब देखिए सीटेट के एग्जाम में आपको जो है मान लीजिए ये भी आपका क्वालिफाई हो गया, अब आपने क्या कर दिया, अब आपने कमीशन के एग्जाम की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब कमीशन के एग्जाम की आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जो है कमीशन का एग्जाम आपके क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ऐसे में पॉसिबल है कि आपके पास नेगेटिव रिइंफोर्समेंट आपके देखने को मिले। यानी कि ऐसी चीजें आपके देखना, देखिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देखिए होगा और नेगेटिव होगा, दो चीजें आपके देखने को मिलेंगी। कोई भी काम अगर आप करोगे, या तो हो सकता है कि उससे आपको खुशी मिले, और अगर आप खुशी मिलेंगे तो उस काम को आप फिर से करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि उससे आपको निराशा मिले, और अगर निराशा मिलेगी तो हो सकता है उस काम को आप बिल्कुल भी नहीं करें। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा, मान लीजिए किसी बच्चे ने शरारत कर ली, और जैसे ही शरारत बच्चे ने की तो उसको जो है हो सकता है कि उसको 2-4 चांटे पड़ गए होंगे। अब 2-4 जब चांटे पड़े तो वो काम फिर से वो ऐसा नहीं करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट ने काम किया। कभी कभी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जरूरी है, हमारी जो कुछ एक गलतियां होती हैं उन जो है गलतियों को रिमूव करने के लिए ये चीजें भी थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है। और पॉजिटिव की अगर बात करें, हो सकता है बच्चे ने कोई अच्छा काम कर लिया, उसको शाबाशी वहां पे देखने को मिलती है, तो बच्चा ऐसे में क्या करेगा, और कुछ नई नई चीजें करने की कोशिश करेगा, और जो अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। अब देखिए ये आपके पास जो पनिशमेंट है ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तरफ आपके जो रिइंफोर्समेंट देखने को मिलता है, स्किनर ने रिइंफोर्समेंट की बात की है, और पनिशमेंट भी। पनिशमेंट में बिल्कुल आपका ऐसे ही, एक तो पॉजिटिव आपका रहेगा और आपका नेगेटिव आपके देखने को मिलेगा। अब देखिए पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होगी। पॉजिटिव पनिशमेंट आपकी होगी जो किसी भी जो आपके पास जो आपकी कोई बुराइयां हैं, जैसे मैं आपको कह रहा हूं, कुछ एक बुराइयों को दूर करने के लिए, मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है आप कह लीजिए कि गलत हैबिट्स में पड़ गया है, नशे वगैरह कर रहा है, पेरेंट्स ने उसको देख लिया, तो उसके लिए जो उसको पनिशमेंट जो दी जाएगी वो पॉजिटिव पनिशमेंट आपकी रहेगी। एक होता है नेगेटिव पनिशमेंट। अब नेगेटिव पनिशमेंट कैसी होगी, कुछ एक ऐसी चीजें कि आपकी कह लीजिए कि आपके पास कोई बच्चा जो है, मान लीजिए कि कोई बच्चा जिस तरह से यहाँ पे नशे वगैरह कर रहा है। अब नेगेटिव आपकी पनिशमेंट कैसी रहेगी, नेगेटिव ऐसी रहेगी कि हो सकता है कि बच्चे को जो है कहीं जो है किसी केंद्र में उसको वहाँ पे जो है एडमिट करवा के आगे नशा मुक्ति केंद्र जो आपके होते, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आपके देखने को मिलेगी। अब हो सकता है कि बच्चा यहाँ पे जो घर से दूर नहीं रहना चाहता है, लेकिन उसके हिसाब से ये नेगेटिव हो सकता है, उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़े मन के ऊपर, हो सकता है कि वो अपने माँ बाप को शत्रु समझे, इस तरह के आपके यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पूरी तरह जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, लॉ ऑफ इफेक्ट जो आपके पास एक नियम दिया है, थॉर्नडाइक का ये नियम है, और इस पर पूरी तरह ये बेस्ड है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थी आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ पे जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन आपके देखने को मिलता है, चाहे आपके पास वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। यहाँ पे रिइंफोर्समेंट आपके देखने को मिलती है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे देखने को मिलता है आपके पास जो है पनिशमेंट में आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपके देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके पास जो आगे इसमें देखिए आप, तो इसमें आपके पास बीएफ स्किनर को छोड़कर आगे हम चलेंगे। आपके पास जो नेक्स्ट जो थ्योरी है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि सारी चीज़ें आपको करवाई जाए, तो थॉर्नडाइक की अगर आप देखिए, थॉर्नडाइक की आपकी होगी है। इसके अलावा आपके पास बीएफ स्किनर की अगर आप देखें, ये भी आपकी होगी है। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पेवलो अगर ये देखें तो ये भी आपकी होगी है। अब आपकी बचती है इनसाइड थ्योरी। बाकी की थ्योरी पे हम फिर आपके बाद में जाते हैं। इनसाइड मत लिखना, इनसाइड थ्योरी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि का जो ये सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था वर्थिमर, कोहलर और कोफा। इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा, इसमें ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इनसाइड थ्योरी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक चिंपैंजी पे, चिंपैंजी को जो है आपके पास एक कमरे के अंदर आपके रख लिया। चिंपैंजी का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है। और बाकी जो क्या था, ये सूझबूझ का सिद्धांत है। अचानक सडनली इसमें आइडियाज आपके देखने को मिलते हैं। उस चिंपैंजी को जैसे ही अंदर रख दिया और उसके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब उस सिचुएशन को जो हैंडल करने के लिए उसके मन में जो है आपके पास एक सडनली जो है एक विचार आता है कि इस तरह से इस चीज को जो है
प्राप्त किया जा सकता है। उसके सामने केले रख दिए थे, केलों को इतना ऊंचा रखा गया था उसके हाथ से जो है निकालने मुश्किल हो रहे थे। ऐसे में कुछ एक जो है 2-4 बॉक्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो पहले एक बॉक्स पे चढ़कर उसने कोशिश की, फिर दूसरे पे चढ़कर कोशिश की, फिर तीसरे पर जाकर उसने जो उन केलों को प्राप्त कर लिया। इसी तरह जो है उसके बाद दूसरा प्रयोग उसमें किया गया कि उसको बाहर रख दिया गया। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आइडियाज है, आइडियाज सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके सडनली देखने को मिलते हैं। और इनसाइड थ्योरी में चाहे वर्दीमर, कोहलर, कोफा तीनों की बात की जाए तो ये गेस्टाल्ट वाली थी। गेस्टाल्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास, एक तो जो है यहाँ पे लिखना भी थोड़ा मुश्किल है। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट आपके थे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास। तो गेस्टाल्ट थ्योरीज अगर आपसे पूछ ली जाए तो गेस्टाल्ट थ्योरीज आपके कौन कौन थी, वर्दीमर, कोहलर, कोप्पा। बाकी बिहेवियरिस्ट की मैंने पहले ही बात कर दी, आपके पास जेबी वॉटसन आपके बिहेवियरिस्ट थे, आपके विवान पेलो आपके बिहेवियरिस्ट थे, हो सकता है आपके पास थोंडाइक बिहेवियरिस्ट थे, और बीएफ स्किनर। ऐसा पॉसिबल है कि कुछ स्टूडेंट को लगे बार बार चीज़ें रिपीट हो रही। रिपीट करने का मतलब ये है कि अगर आपने एग्जाम में नहीं पढ़ा है बुक से, तब भी रिपीट करके इतनी बार आप सुन लो कि आपको चीज़ें याद हो जाए। तो ये आपकी 4 थ्योरी इंपॉर्टेंट ये वाली रहेगी। और इसके अलावा हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी आपकी कौन सी आपके देखने को मिलती है। तो साथ में मैं आपको नोट्स से ही करवा रहा हूँ ताकि जो चीज़ें मेरे को भी ना भूले और आपको भी आपको चीज़ें याद रहे। और ये नोट्स हो सकता है कि आपके पास सभी के पास हो, सभी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपके पास सबसे पहले तो आपके पास जीन पियाजे की देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, इसको नहीं छोड़ सकते। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले कंप्लीट हम कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं करूँगा क्योंकि पॉइंट एक्सप्लेन करने वाली है मैक्सिमम, लेकिन जितना पॉसिबल होगा या फिर जितना जो रिक्वायरमेंट है उतने हम इसको जो जरूर करेंगे। जीन पियाजे, तो जीन पियाजे की ये थ्योरी आपके देखने को मिलती है। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो कितनी स्टेजेस बताई है, एक तो प्रश्न ये बनता है 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस आपकी कौन कौन सी और इस स्टेजेस में आपके क्या क्या चीज़ें होती है, ये चीज़ आपको लिखने वाली है। लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी, जो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये भी आपके जो किसको कहा जाता है, तो जीन पियाजे को कहा जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, जीन पियाजे आपके कहा जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है एज के अकॉर्डिंग, तो एज को कारण कहा था इन्होंने, एज के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था किस तरह से स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। बाकी जो है बायोमेजिकल मैच्योरेशन से ये संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी को इन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने जो है आपके पास इंसिस्ट किया था, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर ये बेस्ड आपकी पूरी रहेगी। इसमें कुछ एक चीज़ें आपके देखने को मिलती है, चाहे आपके पास एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये चीज़ें आपने थोड़ी डिटेल में देख लेनी है, क्योंकि जो इतना समय नहीं है इसको एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन यहाँ पे आप जो सीधी स्टेजेस पे आ जाइए। स्टेजेस आपकी पहली रहेगी आपके पास सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से लेकर 2 ईयर तक। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सेंसरी मोटर स्टेज कितने से कितने ईयर के आपकी देखने को मिल सकते हैं, तो 0 से लेकर 2 ईयर। पहली स्टेज आपकी 0 से लेकर 2 ईयर, जिसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। अब देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या चीज़ें होता है। एक तो आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, जैसे कि अभी जो है मैं पल के झपका रहा हूँ, ये इस तरह के जो रिफ्लेक्स एक्शन, हालांकि ये एक एक्शन ऐसा है कि जो आपके पास लाइफ लॉन्ग आपका चलता रहेगा, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ये आप ऑटोमेटिक करते हो। अब इतनी देर से जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी बार पल के झपक दिए, आप कब से वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि कब से लेकर आपने जो है पल के झपकाई है, कितनी बार दिन भर, कोई इसका हिसाब किताब आपके पास है नहीं। इस तरह के जो है एंड आपके देखने को मिलते हैं, हालांकि ये वाला नहीं है। लेकिन बच्चे जब 0 से लेकर 2 ईयर में होते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज जो कहते हैं, जो सेंसेज आपकी बच्चों की होती है, उन सेंसेज पे जो कंट्रोल करना बच्चा शुरू कर देता है। पहले बच्चे को नहीं पता कि हाथ हिल रहा है, हाथ नहीं हिल रहा है, हाथ के साथ आपके जो है कैसे पैर को हिलाया जाए या फिर सिर को कैसे हिलाया जाए, ऊपर नीचे कैसे किया जाए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। और इन चीज़ों का जो कह लीजिए कि यहाँ पर कंट्रोल बच्चों के पास ये चीज़ें सीखते हैं 0 से लेकर 2 ईयर के बीच में। इसके अलावा जो बच्चे नकल उतारना सीखते हैं, कह लीजिए कि उसको आपके पास इमिटेशन यहाँ पे करने लग जाते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस की अगर बात करें कि एक जो है ऑब्जेक्ट को हराने के बाद बच्चे जो आपके पास रोना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से जो मेमोरी डेवलप यहाँ पे होने लग जाती है 0 से लेकर 2 ईयर के बीच में, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज आपकी रहेगी। दूसरी आप देखिए, दूसरी आपके पास है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल की अगर बात करें तो 2 से लेकर 7 ईयर, 2 से लेकर 7 ईयर तक यहाँ पे देखने को मिलती है। जीन पियाजे की ने 4 स्टेज दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पहली सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी देख लीजिए प्री ऑपरेशनल स्टेज, इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे बच्चा जो लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं रखते, उठपटांग बातें करते हैं। कैसी कैसी बातें करते हैं कि गर्मी क्यों है, गर्मी इसीलिए है क्योंकि जो है आज जो है पंखा नहीं चला है,
गर्मी क्यों है? गर्मी इसीलिए है क्योंकि जो आज आपके जो सूर्य देवता आपके जो है आए हैं आपके पास। इसमें सर्दी की बात की जाए, अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि गर्मी क्यों है, गर्मी जो है हीटर आपके लगा है, हीटर लगने के कारण आपकी गर्मी हुई हो। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आपके जो खाना पकाया जा रहा है इस कारण उस रूम में, एक पर्टिकुलर रूम में गर्मी हो रही हो। तो बच्चा इलॉजिकल बातें आपकी करते हैं कि आज जो है आपके पास धूप क्यों नहीं है, धूप क्यों नहीं है, धूप इसलिए नहीं है क्योंकि जो है आज बारिश हो रही है इस कारण धूप नहीं है। इस तरह से जो बच्चे इलॉजिकल। अब देखिए बारिश क्यों हो रही है, बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि ऊपर ज़्यादा पानी हो गया होगा इस कारण जो है पानी नीचे गिर रहा है। इस तरह की बच्चे आप इलॉजिकल थिंकिंग आपकी रखते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे देखने को मिलता है कि बच्चा जो है ईगोसेंट्रिज्म की ओर आप देखने को मिलता है, यानी कि बच्चे को क्या लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे हैं। यानी कि जैसे बच्चे को लग रहा है कि बच्चे को क्या लग रहा है कि बच्चे को लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है, तो उसे लगेगा कि सभी को भूख लग रही है, उसके डॉल को भूख लग रही है, उसके जो खिलौने को भूख लग रही है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि सभी चीज़ें जो आपके पास सजीव है ये ऐसा बच्चे को लगता है। जैसे कि मैं आपके डॉल की बात कर रहा हूँ कि अगर डॉल है, किसी के पास कार है, हो सकता है कि बच्चे के पास कोई भी टॉय है, उन टॉय को जैसे डॉल हो, डॉल को खाना खिलाने बच्चे लग जाएंगे। मैक्सिमम ये चीज़ें आपने देखी होगी। डॉल को जो अगर उसे ठंड लग रही है तो लगता है कि डॉल को भी ठंड लग रही है, डॉल को भी आपके जो है साथ में सुलाएंगे। इस तरह से जो है चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। बच्चा नहा रहा है तो अपने टॉय को भी नहलाने लग जाता है कि इसको भी नहलाना है। इस तरह की चीज़ें आपके देखने को मिलती है। तीसरे स्टेज की ओर आते हैं। तीसरी आपके पास है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो 7 से लेकर 11 ईयर तक आपके देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग आपके जो बच्चे अब जो स्टार्ट कर देते हैं, लॉजिकल सोचना। अच्छा ये चीज़ हुई तो ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, क्या इसके पीछे क्या कारण रहे थे। अपने टॉयज़ को जो तोड़ने लग जाते हैं बच्चे। यहाँ पे लिटिल साइंटिस्ट आप कह सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे थोड़े थोड़े पढ़ने शुरू हो जाते हैं। आगे हम चलेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है डिसेंट्रेशन आपके देखने को मिलते हैं। डिसेंट्रेशन है कि पहले जो चीज़ें आपके पास थी प्री ऑपरेशन स्टेज में, प्री ऑपरेशन स्टेज में ये वाली चीज़ यहाँ पे कम देखने को मिलती है कि बच्चे को नहीं पता है कि किस में क्वांटिटी ज़्यादा है, किस में कम है। हालांकि बच्चे के सामने क्वांटिटी इधर से उधर आपकी की जाती है। एक अगर आपने सुना हो, एक जो 2 गिलास आपके सेम रखती है। अब जो है सेम गिलास आपके रखने के बावजूद भी क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। अब सेम गिलास रखने के बाद क्या हुआ, सेम गिलास रखने के बाद जो है बच्चे के सामने जो है इसमें से पानी आपके इसमें को डाल दिया। अभी जो है ये मान लीजिए कि फुल आपके भरा है और ये मान लीजिए कि यहाँ तक आपके जो ये देखने को मिलता है कि इसके बाद जब यही पानी सेम इसमें डाल दिया गया तो ये आपके यहाँ तक आपके आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को क्या लगा कि अब बच्चे से पूछ लिया जाएगा प्री ऑपरेशन स्टेज में कि किस में पानी ज़्यादा है, तो बच्चे बोलेंगे मैक्सिमम कि इसमें ज़्यादा है, या इसको आप छोड़ दीजिए। ये मान लीजिए कि चॉकलेट आप बच्चे के लिए ले आए, मैक्सिमम चॉकलेट सभी लाते होंगे, चॉकलेट बच्चे के लिए ले आए। तो अब चॉकलेट जब लाई तो देखा कि क्या आपके पास 3 चॉकलेट है मान लीजिए। अब 3 बच्चे हैं, 3 चॉकलेट है। अब 2 बच्चों को एक एक पूरी चॉकलेट दे दीगी, या फिर कह लीजिए कि आपके पास 2 बड़े बच्चे हैं और एक आपके छोटे बच्चे, और एक चॉकलेट को बीच से आपके तोड़ दिया गया और उसको वहीं पे साथ में रखा गया। बच्चे के सामने ही आपने तोड़ा, लेकिन अब बच्चे को कहा जाएगा कि इसमें से कोई आपकी जो है उठा दीजिए, या फिर कह लीजिए कि एक साइड आपकी पूरी चॉकलेट है और एक साइड आपने जो एक ही चॉकलेट को 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। तो बच्चे क्या करेंगे, जो आपने एक चॉकलेट को 2 भागों में डिवाइड किया उसको आप चूज करेंगे, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये 2 चीज़ें हैं। हालांकि उसी के सामने उसको तोड़ा गया था, लेकिन ये चीज़ें अब जो है बच्चों को यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ आपकी ज़्यादा है, कौन सी कम है और कौन सी चीज़ें आपकी बराबर है, या किसी में जो है बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी कहाँ देखने को मिलती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर। आगे चलेंगे, आगे आपके पास फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि आपकी 4th स्टेज आपकी रहेगी। 3rd स्टेज आपने लिखना है 7 से लेकर 11 ईयर तक आपके देखने को मिलती है। 4th की अगर मैं बात करूं, 4th ऑपरेशन स्टेज आपकी 11 प्लस आपके देखने को मिलती है। और देखिए फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, यहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी रखनी शुरू कर देता है। ये वाला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपकी 4th स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। और बच्चा ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है। ईगोसेंट्रिज्म यानी कि इमेजिन की जो है हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मैंने इस तरह के कपड़े पहने हैं तो क्या लोगों को लगता है कि क्या चीज़ें हैं कि ये जो इस तरह से आपके कपड़े पहन के आते कोई सेंस नहीं है। इस तरह की हो सकता है किसी के जो है कोई कपड़े फट गए हैं तो वो सोचेगा कि सब मेरी ओर देख रहे हैं, मैं ही आकर्षण का केंद्र हूँ, या बच्चे लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे बच्चे को देखने को मिलती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर। बाकी जब बात की जाए, आपके पास जो है हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है कि कोई चीज़ क्या हुई, क्यों हुई, तर्क ढूंढना शुरू कर देंगे। हालांकि इसकी शुरुआत आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरह से आपकी डेवलप हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी तो ये आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की चीन पे आज से इतना ही आपको मैं बता रहा हूँ। हालांकि इसमें जो आपके पास और भी कोई चीज़, बहुत सी चीज़ें आपके बताने को इसमें स्कीमास देखने को मिलते हैं, न्यू और ओल्ड स्कीमा आपकी कैसे कैसे क्या क्या बनता है। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर आपकी क्लास। आगे चलते हैं, आगे आपके पास यहीं से चलेंगे। कॉग्निटिव की अगर हम बात करें तो इसी में आपके पास जो है देखने को मिलती है, ब्रूनर ने 3 स्टेज दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो पहले देख लेंगे और फिर उसके बाद जो है साथ साथ क्या देखेंगे, दूसरी चीज़ें हम देखेंगे। आपके पास
तो पहले ब्रूनर की देखेंगे, फिर वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी देखेंगे, क्योंकि दोनों तीनों जितनी भी है ये आपके पास ये बेस है आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला जो आपके पास कलर जो है पेन का ये नहीं चल रहा है सही से, इसको हम छोड़ देते हैं, दूसरा हम कलर लेंगे, ठीक है। तब तक जो आपके पास लिख लीजिए जो आपके पास टॉपिक जो रहेगा, टॉपिक आपके पास यहाँ पे तो ये रहेगा आपके पास ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो ये आप लिख लीजिए। 3 स्टेजेस आपकी कौन कौन सी रहेगी, सिर्फ इतना ही आपने याद रखना। पहले इनेक्टिव जिसको क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, दूसरी आपके पास आइकॉनिक जिसको जो आपके पास चित्र आधारित आपकी अवस्था कहा जाता है, तीसरी आपके पास भाषा आधारित जो इसको सिंबॉलिक आपके कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से अगर प्रश्न बना ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से प्रश्न बना, एक तो प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा कि ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस आपकी बताई है, तो आपने 3 कहना कि 3 स्टेज आपकी बताइए। अब प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि पहली स्टेज आपकी कौन सी थी, तो पहली स्टेज आपकी थी इनेक्टिव, इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी स्टेज आपकी थी आइकॉनिक, ये आप लिख लीजिए। तीसरी जो स्टेज थी, तीसरी थी आपके पास सिंबॉलिक, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। अब देखिए इनेक्टिव क्या है, क्रियात्मक, क्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट स्टेज इसमें आप कह सकते हैं। 0 से लेकर आपके पास 18 मंथ की आप रहती है, तो कॉन्क्रीट आपकी जो है देख लीजिए क्या क्या चीज़ें 0 से लेकर 8 मंथ में आपके क्या क्या करते हैं। फिर आपके पास जो है आपके पास क्रिया आधारित इसको कह लीजिए कि बच्चे कर कर यहाँ पे चीज़ें सीख रहे हैं, कि कुछ चीज़ें आपके कर रहे हैं, जैसे कि कुछ एक चीज़ें लर्न कर रहे हैं, चलना सीख रहे हैं बच्चे, किस तरह से जो है आपके पास बाथरूम वगैरह जाना सीख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। आइकॉनिक की अगर हम बात करें, आइकॉनिक चीज़ में अब चित्र आधारित बच्चे जो चित्रों के माध्यम से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपकी होती है। सिंबॉलिक की अगर हम बात करें, सिंबॉलिक है आपके पास भाषा आधारित, तो भाषा के हिसाब से कि एक जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू बच्चे यहाँ पे सीखने की जो है चाहत रखते हैं, तो जो कि आपके पास 6 ईयर प्लस की आपकी स्टेज यहाँ पे देखने को मिलती है। ये वाली आपके पास 0 से लेकर 18 मंथ, हो सकता है कि 2 ईयर तक भी आपकी हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ये इतनी होगी। इसके अलावा जो बात की जाए यहाँ पे आपके पास 18 मंथ से लेकर आप रख लीजिए इसको 6 ईयर तक, या फिर 2 से लेकर 6 ईयर तक, बाकी जो 6 ईयर से ऊपर की सिंबॉलिक स्टेज आपकी रहेगी। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जो स्केप फोल्डिंग एक जो है कॉन्सेप्ट है, स्केप फोल्डिंग आपने आयुब सुना होगा, जो मेरे साथ क्लासेस में बच्चे उन्होंने तो सुना ही होगा, बाकी उन्होंने नहीं सुना होगा, पिछली बार के थे उन्होंने भी सुना होगा। स्केप फोल्डिंग एक कॉन्सेप्ट है, वो भी आपके पास किसने दिया था, तो इसी के द्वारा दिया गया था आपके पास, तो इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ब्रूनर ने ही आपके जो दिया था, क्या दिया था, स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या होता है, स्केप फोल्डिंग होता है कि आपके पास एक एडल्ट पर्सन है, उसके माध्यम से आप सीख रहे हो, यानी कि जो एक ज़्यादा जो आपके पास नॉलेज वाला पर्सन है उसकी हेल्प से आप चीज़ों को सीख रहे हो। तो स्केप फोल्डिंग के कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी, लिख लीजिए वाइगोत्स्की, इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी, तो जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ही बेस है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी कैसे देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू इसके लर्निंग आफ्टर डेवलपमेंट होगी, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी इसमें देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी जो है 3 कारण रहेंगे अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। पहला कारण है आपके पास कल्चर, दूसरा कारण है आपके पास यहाँ पे सोसाइटी, इंपॉर्टेंट रहेगा, और तीसरा जो कारण यहाँ पे रहेगा आपके पास लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है आपके पास ये। देखिए वाइगोत्स्की का मानना था कि आपके पास जो डेवलपमेंट होगी वो आपकी जो है इनके कारण जो है डेवलपमेंट के कारण, एक तो आपके पास कल्चर होता है, सोसाइटी होती है, लैंग्वेज आपकी होती है। अब देखिए कल्चर कैसे होगा, कल्चर आपके पास जो होगा उसी कल्चर के बेस पर आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होगी वो आपके पास सांस्कृतिक आपकी देखने को मिलेगी। तो कल्चर से आप क्या क्या चीज़ें सीखते हैं कि किस तरह से आपके आचार व्यवहार किया जाएगा, किस तरह से जो आपके पास देख लीजिए किसी एक विशेष त्यौहार को मनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये माइंड जो डेवलपमेंट करने में आपकी कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने में जो हेल्प करती है। तो कल्चर एक कारण आपका होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जहाँ से बच्चे बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखता है जो कि आपके पास फॉर्मल एजुकेशन के अंदर नहीं आती है। दूसरी सोसाइटी, एक सोसाइटी में रहकर बच्चा जो एक्चुअल में जो वहाँ के नियम है, कायदे कानून है, वहाँ पर रहना सीखता है कि किस तरह से उन नियमों को फॉलो किया जाता है, कैसे उन नियमों को जो है आधार बनाकर जो है एक कह लीजिए कि आपके पास शांतिपूर्ण वातावरण क्रिएट किया जाता है। इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, इन्वायरमेंट बेस्ड यहाँ पे लर्निंग आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तीसरा आपके पास लैंग्वेज है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो होगी उस लैंग्वेज के थ्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, ऐसा मानना है आपके पास वाइगोत्स्की का। तो 3 आधार माने हैं उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, आपके पास कौन कौन से, तो कल्चर, आपके सोसाइटी और आपके लैंग्वेज। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू बच्चा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी होती है, तो ऐसा मानना था आपके पास, किसका माना है, वाइगोत्स्की का। और वाइगोत्स्की का ही एक इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट इसके द्वारा दिया गया था। ओके, जेपीडी, जेडीपी नहीं है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी,
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इसमें जो है बच्चे को देख जिस तरह से आपके पास ब्रूनर की कहे या फिर जीन पियाजे ने कहे, जीन पियाजे ने ईयर आपके बता दिया कि 0 से लेकर 2 ईयर तक आपके सेंसरी मोटर स्टेज, इस तरह से जो यहाँ पे देखने को मिलता है आपके पास इनएक्टिव स्टेज की बात की जाए 0 से लेकर 2 ईयर तक है, या फिर कह लीजिए 0 से लेकर 18 मंथ तक जो मैंने आपको कहा। अब यहाँ पे ऐसे कोई पर्टिकुलर एज में नहीं डिवाइड किया है। अब देखिए बच्चे के अंदर जो कल्चर, जो सांस्कृतिक जो आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, कल्चर के रिलेटेड आपकी कुछ बच्चे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगी वो चीज़ें, सांस्कृतिक जो विकास यहाँ पे बच्चे के माइंड का जो देखने को मिलेगा, ये क्या क्या चीज़ें उसने सीखी, उस कल्चर से रिलेटेड कैसे पूजा पाठ की जाती है, कैसे जो है एक भजन कीर्तन किया जाता है, कैसे जो है आपके पास किसी को जो है कह लीजिए कि आपके पास एक जो है कथा का आयोजन किया जाता है, या फिर कह लीजिए कोई भी आपके पास कल्चर जो प्रोग्राम आपके रहेंगे, ये चीज़ें जितनी भी है, ये चीज़ें बच्चे को जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर एज तक आपकी आएगी। इसी को कहा गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एज पे किस चीज़ का विकास आपके देखने को मिलता है। हो सकता है कल्चर के बच्चों के अंदर जो है काफ़ी लेट आपके देखने को मिले, ये वाला फैक्ट। हो सकता है सोसाइटी से रिलेटेड बच्चा जो है बाहर सोसाइटी में जाए ना, हो सकता है जब वो जाए उस समय उसकी एज क्या हो, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो डेवलपमेंट है ये क्या बताता है, ये आपके बताता है कि बच्चे का विकास लगभग कितना हुआ है, किस एक पर्टिकुलर एज तक आपके जो बच्चा किस एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है वहाँ तक ठीक है। और एक तो बच्चे का अपना जो है, देखिए अपना बच्चे के पास कैपेसिटी कह लीजिए कि बच्चे की क्षमता जो है एक पर्टिकुलर लेवल तक कितनी है, इसको आप कह लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक बच्चे की जो है, यहाँ से ऊपर जो बच्चा जो चीज़ कर रहा है वो किसी की हेल्प के माध्यम से उसका समाधान निकाल रहा है, इसको स्कैटफोल्डिंग आप कहेंगे। और इसके बाद यहाँ से ऊपर का जो बच्चे का एरिया है वो आप बच्चे को जो है कोई भी आप लेवल दे दीजिए, उससे ऊपर का बच्चा जो है वहाँ से अपनी क्षमता से ऊपर कोई काम वहाँ पे नहीं कर सकता। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो डेवलपमेंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपको ये बताता है कि बच्चे का जो लेवल है इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे जो बच्चा किसी की सहयोग से कोई चीज़ कर रहा है तो इतना लगभग बच्चे का जो है एबिलिटी है, तो ये चीज़ आपकी बताई जा रही है। ठीक है, आपके पास वाइगॉत्स्की की होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपके पास यहाँ पे एरिक्सन की देखेंगे। एरिक्सन से पहले जो है जो इसको जो है एक ब्लूम टैक्सोनॉमी हम देख लेते हैं, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी आपकी इंपॉर्टेंट है। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्योंकि कॉग्निटिव से ही आपके हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स की हम उसमें देखेंगे। तो आपके पास जो डोमेन्स है, 3 तरह के डोमेन्स आपके देखने को मिलते हैं। 3 तरह के डोमेन्स आपके कौन कौन से हैं, आपके पास कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, 3 डोमेन्स ये रहेंगे। और तीनों डोमेन्स की अगर हम बात करें तो तीनों डोमेन्स से हम एक ही हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, और एक को कौन सा करेंगे वो है आपके पास कॉग्निटिव डोमेन्स, जो कि आपके पास बेंजामिन ब्लूम द्वारा ये आपके डोमेन्स देखने को मिला था। इसको हम इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेंगे। मुझे ये नहीं मिल रहा है, मैं आपको जो है ज़्यादा थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन जो है मुझे अभी इसमें नहीं मिल रहा है कि कहाँ मैंने लिखा है, क्योंकि नोट्स जो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं उसको। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो रहने देगा, कोई बात नहीं। ऐसे ही आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास बेंजामिन ब्लूम, तो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी आपके पास, देखिए 3 डोमेन्स है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेगी उन सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, साइकोलॉजी की थ्योरीज की जितनी मैंने आपको डिटेल में करवाई है। तो यहाँ पे देखिए लर्निंग डोमेन्स 3 रहेंगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपके पास तीसरा जो इसमें देखने को मिलेगा साइकोमोटर। ठीक है, पहला कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन्स जो है ये आपके संबंधित है माइंड से, ठीक है। दूसरा अफेक्टिव आपके पास इमोशंस, तीसरा आपके पास साइकोमोटर, ये स्किल पर बेस है आपके पास, ठीक है। 3H से भी इसको जाना जाता है, तो ये भी अगर आपने याद रखना हो तो रख लेना। 3H में यानी कि हेड, हार्ट और यहां पे हैंड। 3H से भी इसको आप कह सकते हैं कि कॉग्निटिव जो आपके पास डोमेन्स है ये आपके पास हेड से रिलेटेड है, यानी कि दिमाग में जितनी भी चीज़ें आपकी चल रही है, रीजनिंग थॉट्स आपके पास हो गए, कोई भी प्रोसेस आपका चल रहा है जिसमें आप सोच विचार कर रहे हो, वो कॉग्निटिव डोमेन्स के अंदर आपके देखने को मिलेगा। इमोशन की अगर हम बात करें, अफेक्टिव डोमेन्स, अफेक्टिव में हार्ट, यानी कि जो हार्ट में आपकी फीलिंग कहाँ होती है, आपके हार्ट में होती है। कोई भी चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है, कोई अच्छा बुरा दुख सुख, इस तरह से चीज़ें आपकी जो आपके डायरेक्ट जो है इमोशन से आपके कनेक्टेड है, अफेक्टिव डोमेन्स के अंदर आपके देखने को मिलेगी। साइकोमोटर की बात की जाए, साइकोमोटर आपकी जो स्किल है ये आपके पास, साइकोमोटर की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड रहेगी आपके पास जो जितनी आपके पास स्किल्स है, स्किल्स में आपकी सारी चीज़ें आएगी। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो लिख किससे रहा हूँ, मैं हैंड से लिख रहा हूँ, तो ये मेरी स्किल है।
बाइक में चला रहा हूँ, कार में चला रहा हूँ, या हो सकता है कि आपके जो है कोई भी काम में कर रहा हूँ जिसमें जो है मेरे हाथ का यूज़ हो रहा है, किसी जो है मेरे शरीर का यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है इसके अंदर आएगी, साइकोमोटर के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगी। और उसमें से हम देखेंगे डिटेल में आपके पास कॉग्निटिव डोमेन्स। कॉग्निटिव डोमेन्स की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा दिया गया था? बेंजामिन ब्लूम। यहाँ से प्रश्न बनता है, बेंजामिन ब्लूम की अपने ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी हम देखेंगे बेंजामिन ब्लूम की, जो कॉग्निटिव डोमेन्स में पहला पॉइंट आपके देखने को मिलता है। और प्रश्न यहाँ से बनते हैं। देखिए, बेंजामिन ब्लूम ने आपके पास ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी, और ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इसने तो 1956 में इसको दिया था। ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए। इसको रिवाइज कर दिया गया है 2001 में। अगर चीज़ें लिखनी होगी तो लिख लेना। अब देखिए ये कैसी चलेगी, इसको हम इस तरह से लेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगी ये, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास लास्ट में हाईएस्ट डिग्री आपके देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके समझाया था, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है लिखना। तो देखिए बेंजामिन ब्लूम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कहा क्या? नॉलेज। तो नॉलेज जो है, नॉलेज आपका आधार बनेगी। सबसे पहला जो पॉइंट आपकी नॉलेज आप लिख लीजिए। नॉलेज के बाद क्या करेंगे आप? कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड पॉइंट इसमें कॉम्प्रिहेंशन इनके द्वारा बताया गया। अब जैसी कॉम्प्रिहेंशन होगी वैसी एप्लीकेशन आपके पास आएगी। एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग आप उसके कर रहे हो। जैसे कि आपने प्रयोग करने आपने शुरू कर दिए, उसके बाद आपके पास एनालिसिस आएगा। एनालिसिस जैसे ही आ गया फिर इवेल्युएशन देखने को मिलेगी। इवेल्युएशन होगी, उसके बाद सिंथेसिस, यानी कि आपके पास हाईएस्ट जो डिग्री है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता था कि पहले सिंथेसिस होगी फिर इवेल्युएशन होगी, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया। सिर्फ एक ही पॉइंट ये चेंज किया है, लास्ट वाला। तो लास्ट में अब जो है सिंथेसिस है, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और इससे पहले आपके पास इवेल्युएशन है। तो हाईएस्ट डिग्री जो है वो अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी 8% क्या है 2001 के अकॉर्डिंग, वो है आपके पास सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी कि आविष्कार करने की सिचुएशन में आप आ जाए। पहला है नॉलेज। जब आप बच्चे थे, नॉलेज आपको कैसे दी गई? रटवाया गया, जो कि अब आपको नॉलेज को रिमेंबरिंग आपके कहा जाता है। अगर आप जो है देखें इसको जाकर, तो मैं इसकी स्लाइड आपको डाल दूंगा जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो है बात की जाए नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन आपका देखने को मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन में क्या? देखिए नॉलेज आपने जो ली, बचपन में क्या होता है, चीज़ों को रटवाया जाता है। रटना आपकी यहाँ पे नॉलेज है। अब जैसे ही रट लिया उसके बाद चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करेंगे, जिसको कॉम्प्रिहेंशन आपके कहा गया। अंडरस्टैंड करने के बाद वो चीज़ें आप कहीं जाकर अप्लाई करोगे, उसको एप्लीकेशन आपके कहा गया। एप्लीकेशन के बाद आप क्या करेंगे? एनालिस करेंगे उसका कि क्या चीज़ है सही है, क्या गलत है। एनालिस करेंगे दो चीज़ों के बीच में। वो कब करेंगे? जब आपको जो है उस चीज़ों के बारे में पता है। तो एप्लीकेशन में आप एनालिस करोगे, एप्लीकेशन के बाद आप एनालिस करोगे, और एनालिस के बाद आपके पास सिंथेसिस, और सिंथेसिस के बाद इवेल्युएशन 1946 के अकॉर्डिंग। लेकिन अब जो है सिंथेसिस को हाईएस्ट डिग्री माना गया है और इवेल्युएशन को 4th नंबर पे रखा गया है। तो हो सकता है कि इसमें नंबरिंग आपसे पूछते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। आपके हाईएस्ट डिग्री आपके पास सिंथेसिस रहेगी 8% की। अगर हम बात करें, अगर इवेल्युएशन की बात करें, इवेल्युएशन 8% आपके 4th नंबर पे आपके देखने को मिलता है। तो पहले पे नॉलेज, दूसरे पे कॉम्प्रिहेंशन, तीसरे पे एप्लीकेशन, चौथे पे आपके पास इसमें देख लीजिए कौन सी रहेगी। इसके बाद जो है एनालिसिस, इसके बाद जो है इसके बाद देखने को मिलेगा इवेल्युएशन, और लास्ट में आपके देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है इसमें जो है सिंथेसिस, जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री है। तो सबसे जो है लोएस्ट जो डिग्री कौन सी है? लोएस्ट डिग्री आपकी रहेगी यहाँ पे सबसे लास्ट में जो नॉलेज है। देखिए ये आपके कैसे है, तो यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड कर लेना आपने कि आपके जो फर्स्ट जो नीचे लास्ट वाले जो फर्स्ट 3 है, जो फर्स्ट 3 आपके पास जैसे कि नॉलेज पहला, दूसरा आपके पास रहेगा इसमें आपके पास कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरा रहेगा एप्लीकेशन। ये तीनों पॉइंट आपके लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के हैं। इसके अलावा ऊपर की अगर हम बात करें, जैसे एनालिसिस आपका हो गया, इसके बाद इवेल्यूशन हो गया, सिंथेसिस, ये लास्ट के जो 3 पॉइंट है ये आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के। हमारी एजुकेशन कैसे हुई? लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बेस पे। और लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किस पर ध्यान देगी? वो ध्यान देगी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे, जिससे कि जो है बेहतर आपकी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। जो कि लास्ट के 3 पॉइंट कौन से हायर ऑर्डर में कौन कौन से आएंगे? एनालिसिस, इवेल्यूशन और सिंथेसिस। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 की अगर हम बात करें तो इसमें आएंगे एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्यूशन। उसके अकॉर्डिंग इवेल्यूशन हाईएस्ट डिग्री थी, लेकिन अब इसको रिवाइज किया गया 8% जो है सिंथेसिस आपकी हाईएस्ट डिग्री रहेगी।
तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है इसी में हम बात करते हैं, आपके पास ये तो चलो आपका हो गया, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं कौन कौन सी डिग्री कौन कौन सी है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपकी जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग में कौन कौन से आएंगे, हायर ऑर्डर में आपके कौन कौन से आएंगे, ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके अलावा जो है लर्निंग डोमेन्स में आपके पास जैसे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रहेगी। इसी तरह अफेक्टिव डोमेन्स की बात की जाए जिसके ऊपर जो काम किया था आपके पास डेविड ने, उसी तरह साइकोमोटर की अगर हम बात करें जिसके ऊपर काम किया था अनीता हेरो ने, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ ले जा सकते हैं। तो ये आपके पास लर्निंग डोमेन्स हो गए, ठीक है। क्विक रीजन आपका चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैं कोशिश करना जितना जो है पॉसिबल हो पाता है उतना चीज़ें आपको साथ साथ बताई जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आपके पास जैसे कि कुछ एक थ्योरीज आपकी बच गई है जिसमें कि आपके पास रहेगी आपके पास एरिक्सन की थ्योरी, तो ये भी आप देख लीजिए। एरिक्सन की थ्योरी में आपके जो है कौन कौन से पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा जो गिलफोर्ड की हम देखेंगे, और कॉलबर्ग का जो है आपके पास मॉरल डेवलपमेंट की है, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहले आपकी जो कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की देख लेते हैं एक बार, फिर आपके पास एरिक्सन की देखेंगे, और फिर आपके पास जो है फिर देखेंगे आपके पास दूसरी जितनी भी आपकी बच की है, चाहे आपके पास मैस्लो की बच की है, इसको हम देख लेंगे। आपके पास जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो पहले हम जो है कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट आपकी देख लेंगे। देखिए मॉरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पहले आप देख लीजिए मॉरल डेवलपमेंट जो आपके पास ये दो चीज़ों पर इसमें बेस्ड है, इसमें डायलेमा आपके देखने को मिलता है, मॉरल डायलेमा और मॉरल रीजनिंग। देखिए मॉरल डायलेमा क्या है, देखिए मॉरल डायलेमा है कि जिसमें आपके पास चुनाव तो आपको दो चीज़ों में से करना है, लेकिन उसमें जो चुनाव आप करेंगे उसमें जो कम से कम नुकसान जिस चीज़ में आपको देखने को मिलेगा उसका आप चुनाव करेंगे। दूसरा आपके पास मॉरल रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, मॉरल रीजनिंग आपको जो बताएगी कि आपके पास सही इस समय आपके लिए कौन सा तर्क है और कौन सा नहीं है। इसको डिटेल में आपको देखना पड़ेगा, इतना समय बिल्कुल नहीं है कि इसको मैं आपको समझा सकूँ, क्योंकि जो है ये डिटेल में आपको देखनी ही पड़ेगी। लेकिन अभी जो एग्जाम का टाइम है तो ऐसे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको जो एटलीस्ट बेसिक आपको पता हो, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो ये चीज़ें आपको लग गई है पता कि मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ। तो मॉरल रीजनिंग में आप देख लीजिए, माफ कीजिएगा, कॉलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट में आप देख लीजिए उसने 3 लेवल दिए। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये 3 लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन 3 लेवल के अंदर जो है हर लेवल के अंदर जो है 2-2 यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 2-2 स्टेजेस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो टोटल जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में टोटल कितनी स्टेज देखने को मिलती है, टोटल 6 स्टेजेस यहाँ पे देखने को मिलती है। और लेवल कितने मिलते हैं, टोटल 3 लेवल। इन 3 लेवल के बीच में जो आपके पास हर एक लेवल में जो है 2 स्टेजेस यहाँ पे देखने को मिलती है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहली स्टेज की अगर हम बात करें तो पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस पहली स्टेज आपकी रहेगी। दूसरी स्टेज अगर आपसे पूछ ली जाए, दूसरी स्टेज आपकी कौन सी रहेगी, दूसरी रहेगी आपके पास इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, या इसको म्यूचुअल एक्सचेंज स्टेज भी आपके कहा जाता है। तो पहले लेवल के अंदर 2 स्टेज है, पनिशमेंट है आपके ऑबिडेंस, दूसरे में आपके पास म्यूचुअल एंड आपके पास एक्सचेंज। और प्रश्न ऐसे बनते हैं कि आपके पास जो पनिशमेंट ऑबिडेंस की बात करते हैं जो कॉलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो किस लेवल में आपकी आती है, तो पहले लेवल में आपकी देखने को मिलती है। और पहले लेवल का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो ये लिख लेना अपने पास, प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल लेवल पहला है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, और तीसरा है आपके पास पोस्ट कन्वेंशनल। इंपॉर्टेंट है आपके पास पोस्ट कन्वेंशनल, तो ज़्यादा इसमें याद करने का है नहीं, कुछ नहीं। पहला देख लीजिए प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेज आपके देखने को मिलेगी। पहला आपके पास इसमें आपकी पनिशमेंट और ओबिडेंस की बात मिलेगी, यानी कि बच्चे को देख लीजिए कि बच्चे को अगर किसी बात को लेकर डांट लिया जाए, किसी बात को लेकर उसको जो है धुतकारा जाए या पीट दिया जाए, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा कोशिश करेगा कि आपने जो रूल उसको बताया है कि ये चीज़ ऐसे नहीं है तो ऐसी है, आगे का पालन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर नहीं करेगा तो उसको यहाँ पे फिर पनिशमेंट देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ म्यूचुअल एक्सचेंज की। म्यूचुअल एक्सचेंज क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट यानी टिट फॉर टैट। तो बच्चे को इस स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, प्री कन्वेंशनल की हम बात करें, लेवल 1 की बात करें, सेकंड स्टेज आपकी ये रहेगी बच्चे की। यहाँ पे टिट फॉर टैट वाली बात आती है कि बच्चे क्या है, बच्चे जो है आपसे कहेंगे कि अगर ये काम मैं कर दूंगा तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो ये आपके जो रहेगा सेकंड स्टेज के अंदर। तीसरी बात करते हैं आपके पास, दूसरा आपके पास कंडीशनल। पहला आपके पास प्री कन्वेंशनल, माफ कीजिए, दूसरा आपके पास कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो लेवल है, कन्वेंशनल लेवल में आपके 2 देखने को मिलते हैं। 2 देखिए कौन कौन से, 2 आपके पास रहेगा इसमें पास, एक इसको जो एडोलेसेंस में आपका ये रहेगा, ये भी आपने ध्यान रखना। प्री कन्वेंशनल आपके प्राइमेसी में रहेगा, दूसरा आपके पास एडोलेसेंस में रहेगा, तीसरा आपके पास सेल्फ, इसको कहेंगे तीसरे लेवल को। अगर आपने ऐसे भी रखने तो ऐसे भी याद रखें। तीसरे में देख लीजिए आपके पास, तीसरे में जो आपके पास कन्वेंशनल जो है, कन्वेंशनल में आपके पास लेवल 2 के अंदर जो है थर्ड जो स्टेज है वो कौन सी आपके पास है, ये आपके पास इंट्रापर्सनल रिलेशन। इंट्रापर्सनल रिलेशन यानी कि आपके पास
इंटरपर्सनल, माफ कीजिए, इसमें इंट्रा नहीं होगा, इसमें जो इंटरपर्सनल आपके देखने को मिलेगा, गुड और बॉयज, जो गुड बॉय आपके पास देखने को मिलेगा या फिर गुड गर्ल आपके देखने को मिलेगा। यानी कि बच्चे यहाँ पे क्या शो करते हैं कि मैं अच्छा जो है शरारत भी नहीं करता, पढ़ाई भी करता हूँ, होमवर्क भी करता हूँ, खुद को अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे फिर लड़की हो। तो गुड गर्ल और गुड जो है बॉयज वाली स्टेज आपके देखने को मिलती है। कन्वेंशनल में लेवल 2 आपका रहेगा और स्टेज आपकी रहेगी यहाँ पे 3rd। 4th की अगर हम बात करें, देख लीजिए 4th की अगर हम बात करें, 4th आपके पास सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम, तो सोशल सिस्टम में जो है लॉ एंड ऑर्डर जितने भी आपके पास समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उन नियमों का पालन यहाँ पे बच्चा करना शुरू कर देता है। जो आपके पास समाज ने एक जो नियम आपके बनाया है कि इन नियमों के अकॉर्डिंग आपकी जो क्या क्या चीज़ें आपकी होगी और क्या क्या चीज़ें आपकी नहीं होगी। इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे देखेंगे लेवल 3 की अगर हम बात करें, पोस्ट कन्वेंशनल जो आपका लेवल रहेगा लेवल 3, इसमें अगर हम देखें तो आपके पास 5th स्टेज आपके पास होगी, लिख लीजिए, ये आपके पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल आपके राइट्स, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा कि बच्चा यहाँ पे जो है खुद अपने डिसीजन लेना शुरू कर देगा। बच्चे को जो सोशल सिस्टम का पता है कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, लेकिन उन्हीं को जो आधार मानकर वो बच्चा क्या करेगा, अब अपने राइट्स यहाँ पे लेने शुरू कर देगा, अपने इंडिविजुअल राइट्स। अब उसे पता है कि डिसीजन उसके हाथ में, उसको जो लगता है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में ये चीज़ आपकी सही रहेगी, तो वहाँ पे अपने डिसीजन वो खुद लेना शुरू कर देगा। इसके बाद बात की जाए आपके पास यूनिवर्सल एथिकल, जो आपके पास 6 स्टेज आपकी रहेगी बच्चे की, 3rd में, लेवल 3rd में, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के में जो आपके देखने को मिलेगी 6 स्टेज आपके देखने को मिलेगी, जो आपके पास यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की जो बात है यहाँ पे ये बच्चा देखने समझना शुरू कर देता है। तो एथिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चलता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आपकी देखने को मिलती है। तो ये आपके पास कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट है, इसमें आपके 3 लेवल देखने को मिलेंगे। पहला आपके पास प्री कन्वेंशनल, दूसरा आपके पास कन्वेंशनल, तीसरा आपके पास पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें जो अलग अलग स्टेजेज आपकी है, टोटल 6 स्टेजेस, 6 स्टेज आपको मैंने बता दी है कि क्या क्या चीज़ें आपकी है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके पास, आगे चलेंगे, आगे आप देखेंगे आपके पास एरिक्सन की थ्योरी। आज इस क्लास में कंप्लीट देखेंगे। थोड़ी सी बोरिंग ये क्लास हो सकती है क्योंकि जो है साइकोलॉजी का टॉपिक है और थ्योरीज हम कर रहे हैं, तो इतनी इंटरेस्टिंग ये है नहीं, मुझे भी पता है। हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल हो आपके लिए भी सुनना, लेकिन सुनना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इसी की अगर मैं बात करूँ, जो अभी मैं आपको करवा रहा था कोलबर्ग की जो है आपकी डेवलपमेंट वाली मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, इसमें से ही प्रश्न आपके 2021 में भी बने हैं। अगर आप HP टेट का एग्जाम आर्ट्स वाला अगर आपने दिया हो तो यहाँ पे ये पूछी गई थी कि कौन से लेवल में जो क्या क्या चीज़ें आपकी आएगी। अगर मुझे समय लगा तो आपको जो है इसमें स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा साथ साथ। ठीक है, आगे चलते एरिक्सन की बात करते हैं। एरिक्सन की थ्योरी है, टोटल 8 स्टेज दी है, तो इसको जो है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है 8 की 8 स्टेज आपके जो है बताना कि कौन कौन सी क्या क्या है। हाँ, इतना आप इसको समझ लीजिए, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार इसको स्क्रीन पे आप देख लीजिए कि आपके एरिक्सन की जो थ्योरी है, एरिक्सन की थ्योरी जो है इसको जो लाइफ स्पैन आपकी डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, 8 स्टेजेस इसकी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू की 2-3 मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी जो है आप स्क्रीन पे देख लीजिए सारी टोटल क्या क्या है। और यहाँ से प्रश्न आपके पिछली बार भी बना था, इस बार भी चांसेस है, तो ऐसे में आप इसको रट लीजिए कि अगर कह लीजिए कि पहली अगर स्टेज की हम बात करें ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, तो ये वाली स्टेज है। तो देख लीजिए इसमें जो क्या क्या देखने को, बच्चे को ट्रस्ट कहाँ पे होता है, मिसट्रस्ट कहाँ पे होता है, और इस स्टेज को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऊपर आप देख लीजिए लिखा हुआ है। दूसरी बात की जाए ऑटोनॉमी और वर्सेज शेम जो आपके देखने को मिलता है, ये आप देख लीजिए और साथ में देख लीजिए कि इस नाम को किस नाम से जाना जाता है। उसी तरह एडोलेसेंस की बात की, एडोलेसेंस में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपके देखने को मिलती है। इसके अलावा देख लीजिए आपके पास आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जो होता है, ये किस स्टेज में आपके देखने को मिलता है। तो यहाँ से पिछली बार शायद ये वाला प्रश्न आपके बना था, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, या इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी, ये वाला प्रश्न आपके जो बना था, जो कि एडोलेसेंस में आपके देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। और बाकी 8 की 8 स्टेजेस, ये आप इसको रट लीजिए कि किस स्टेज को किस नाम से आपके जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं और चांसेस है कि अभी भी बने। तो ऐसे में एरिक्सन की ये वाली स्टेजेस आपकी जो है डिटेल में जो नहीं बता सकते। जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये समझ लीजिए कि बच्चों में जो है जब बच्चा छोटा होता है तो 2 चीज़ें डेवलप होती है एक बच्चे के अंदर, या तो ट्रस्ट होगा या फिर मिसट्रस्ट होगा। अब देखिए ट्रस्ट वाले बच्चे कौन से होते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जो है ये मैंने क्लासेस में तो कराया है, लेकिन जो है आपको ऐसे हो सकता है कि नहीं पता हो। एरिक्सन की थ्योरी के अंदर ये वाले पॉइंट आपके रहते हैं। ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट किन बच्चों में होता है, देखिए कोई बच्चे जो है सभी के पास चले जाते हैं, कुछ बच्चे जो है सिर्फ अपने माँ बाप से चिपके हुए रहते हैं, बचपन की बात है। तो जो बच्चे माँ बाप से चिपके हुए रहते हैं या किसी के पास अननोन के पास नहीं जाते, उन बच्चों में मिसट्रस्ट आपके जो है पैदा हो जाता है। ट्रस्ट वाले बच्चे होते हैं किसी के पास भी चले जाओ, कहीं भी भेज दो, कहीं भी छोड़ दो, किसी के पास भी रख दो, रह जाते हैं ये बच्चे। एज इनकी छोटी है, अभी जो इन्फेंसी में आपके पास, तो जाहिर सी बात है बच्चे अभी है। तो अगर ट्रस्ट वाला कॉन्सेप्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और यही ट्रस्ट आपके जो सेकंड में आपके जो देखने को मिलता है, जो सेकंड आपके पास स्टेज है आपके पास ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो ऑटोनॉमी जिन बच्चों में आएगी
वो ट्रस्ट वालों बच्चों में अधिकतर देखने को मिल सकती हैं। और जो शेम एंड डाउट वाले ये आपके ये मैक्सिमम यही वाले आपके देखने को मिलते हैं, मिसट्रस्ट वाले। अब ये ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी है कि बच्चे चीज़ें खुद को करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि खुद से अपने कपड़े पहनने शुरू कर देंगे, अपने जो है खुद से शूज़ लगाने शुरू कर देंगे, और जो खुद अपने नहाने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं खुद नहा लूँगा, इस तरह की यानी कि इनिशिएटिव यहाँ पे लेने वो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी बच्चे के अंदर अगर आ गई, इसका मतलब कि बच्चा जो है सीख रहा है कि कैसे जो आने वाले समय में जो डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो ऑटोनॉमी आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर शेम एंड डाउट आ गया, अब ये शेम एंड डाउट कैसे आएगा? मान लीजिए बच्चे ने ट्राई किया आपकी जो कपड़े डालने की और गलती से उसने गलत डाल दिए। गलत का मतलब है कि उल्टे डाल दिए, उल्टे ही डाल सकते हैं कपड़े को। उसने वेयर का कोशिश किया कि ठीक है इसको पहनते हैं। अब जब तक उसको नहा धोकर रखा था, धूप में बिठा कर रखा है बच्चे को, और जब तक वो नहा धोकर बैठा है, अभी जो माता जी कह लीजिए ये जो भी इसको कपड़े पहना रहा है, वो अभी कहीं चले गए, कुछ लाने चले गए, हो सकता है उसको मालिश के लिए तेल लाने चले गए। तो ऐसे में बच्चे ने कोशिश कर दी खुद डालने की और गलती से उसने गलत डाल दिया। अब जैसे ही वापस आया उसको बोलता है देख ली तूने गलत कर दिया, देख ली तूने जो है ये यहाँ पे उल्टा डाल दिया। तो थोड़ी देर बैठ नहीं सकता था, तेरे को बिठाया चुपचाप बैठ जाए इधर। तो इस तरह से अगर बच्चे को डांट दिया, उसको जो है गिल्ट वहाँ पे देख लीजिए, शर्म उसको महसूस होगी। गिल्ट तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, गिल्ट तो आपके जो थर्ड में देखने को मिलेगा, और लेकिन यहाँ पे शेम एंड डाउट आपके देखने को मिलेगा। बच्चे को उससे शर्म आएगी और उसके अंदर डाउट आपके पैदा हो जाएंगे कि वो ये चीज़ नहीं कर सकता। एक्चुअल में वो कर सकता है, अगर उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, थोड़ा सा अगर उसको जो है इंकरेज किया जाए, तो उसके अंदर ऑटोनॉमी यहाँ पे जो है बिल्ड की जा सकती है। गलत डाल दिया तो क्या हो गया, उसको जो कह लीजिए एक बार फिर से कोशिश कर, सही डाल लेंगे, इसमें क्या है। तो अगर ये ऑटोनॉमी बच्चे के अंदर आ गई, तो उन्हीं जिन बच्चों के अंदर ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी, उन्हीं के अंदर में बाद में जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो आपका रहता है, थर्ड जो स्टेज है इनिशिएटिव, तो बच्चा यहाँ पे इनिशिएटिव लेने लग जाएगा थर्ड स्टेज में, जिनके अंदर ऑटोनॉमी है। जिनके अंदर शेम एंड डाउट आपके आ गया, वो बच्चे आपके गिल्ट में रहते हैं और वो कोई भी आपके नए काम करने से डरते हैं। तो ये गिल्ट वाली सिचुएशन आपके बच्चे के लिए खराब रहती है। तो इस तरह से एरिक्सन जो है 8 स्टेजेस आपकी एरिक्सन मानता है कि बच्चे के डेवलपमेंट की। तो 8 स्टेजेस आपके मानता है कि किस तरह से बच्चों के एक डेवलपमेंट आपकी देखने को मिलती है पूरी लाइफ में। तो ये आपकी जो स्क्रीन पर दी है एरिक्सन की, सारी आप एक बार इसको देख लीजिए और लर्न कर लीजिए कि किस स्टेज को किस नाम से जाना जाता है, एडोलसेंस में क्या चीज़ें देखने को मिलती है, इन्फेंसी में क्या चीज़ें देखने को मिलती है, अर्ली चाइल्डहुड में क्या चीज़ें देखने को मिलती है, स्कूल एज में क्या क्या चीज़ें आपके देखने को मिलती है। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। एरिक्सन की होगी। अब चलते हैं आपके पास गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का जो आपके पास ये त्रियामी जो सिद्धांत है, या गिलफोर्ड की जो आपके पास एसआई जो स्ट्रक्चर आपके कहा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ जी इंटेलेक्ट आपका है, एसआई मॉडल इसको कहा जाता है। ये क्या है? इसमें जो गिलफोर्ड ने आपके जो 3 सिद्धांत दिए, 3 आयाम जो दिए हैं, 3 डायमेंशनल थ्योरी कह लीजिए, आपके पास 3D जो आपके पास मॉडल होता है, इस पर बेस आप इसको समझ लीजिए। बुद्धि के बताया है कि किस तरह से जो बुद्धि आपकी जो है किस तरह से आपकी काम करती है। तो इसने जो टोटल कितनी तरह के तो बताया, टोटल आपके पास इसमें जो है 180 तरह की जो है इंटेलिजेंस की बात की है गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो पहली अगर हम बात करें, पहला आपके पास इसमें इंटेलेक्चुअल कंटेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा आपके पास मेंटल ऑपरेशंस, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें इंटेलेक्चुअल आपके प्रोडक्ट, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, ये 3 है। तो देखिए 3 आयाम 3D ये आपकी जो मॉडल है आपके पास, एसआई स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्चुअल आपके इसको कहा जाता है, इंटेलेक्ट इसको कहा जाता है, एसआई के नाम से किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। 3 आयाम यानी आपसे पूछे जाते कि कौन कौन से ये 3 आयाम दिए थे। तो 3 आयाम जो आपके पास थे, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट, ये आपके इंपॉर्टेंट। अब ये कंटेंट में भी आगे आपके डिवाइड है, ऑपरेशन में भी आगे डिवाइड है, और प्रोडक्ट में भी आगे डिवाइड है। तो ये किस तरह से डिवाइड है ये भी आपको पता हो। कंटेंट में आपके टोटल 5 पॉइंट, यहाँ पे 6 पॉइंट, यहाँ पे भी 6 पॉइंट आपके देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 30, 180, टोटल 180, तो 180 तरह की जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं आपके पास गिलफोर्ड। इसकी मैं आपको इमेज साथ साथ दिखा रहा हूँ। तो इसमें जितने भी ये पॉइंट है आगे, कितने कितने भी लिखे हुए इसके आगे, तो ये सारे आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि इतने डेप्थ में जाकर प्रश्न नहीं पूछे जाएगा, तो ज़्यादा आपका समय मैं खराब इस पर नहीं करूँगा। बस पता होना चाहिए कि 3 डायमेंशनल थ्योरी किसने दी? गिलफोर्ड ने दी। और 3 आयाम जो है, 3 डायमेंशनल जो है, 3D जो ये आपके पास रहेगा, 3D के अंदर जो है किस तरह से इसको जो मल्टीप्लाई किया गया, 3D जो मॉडल होता है, उस तरह से इसमें बुद्धि को बताया गया कि 180 तरह की बुद्धि आपकी हो सकती है, IQ आपका हो सकता है, इंटेलिजेंस आपकी हो सकती है। तो इसमें 3 आयाम आपके ये रहेंगे, कंटेंट, ऑपरेशन और यहाँ पे प्रोडक्ट। तो ये डायरेक्ट आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि जो है यहाँ से डायरेक्ट ही प्रश्न बनेंगे, और हो सकता है कि ये पूछ ले किसने दिया है, हो सकता है कि कौन कौन से और इसमें से कौन सा नहीं है। फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो आपका
हो सकता है कोई और दिया हो और उसमें पूछा जाए कि इसमें से कौन सा आपके नहीं है। आगे हम बात करेंगे, आपके पास गिलफोर्ड का आपके पास हो गया, कोलबर्ग की आपके पास होगी है डेवलपमेंट की, एरिक्सन की होगी है। अब देखिए कौन सी आपकी बच गई है, तो एक बार उसको मैं देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो आपके पास मेस्लो की बच गई है जो कि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो मेस्लो की भी देख लेते हैं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको मैं बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना भी आपके पास रहेगा वो कोशिश करेंगे आपके पास। ठीक है, मेस्लो की देख लेंगे आपके पास। मेस्लो की थ्योरी से देखिए कैसे प्रश्न बन सकते हैं और इसमें जो आपके पास पॉइंट आपके क्या क्या रहेंगे। मेस्लो बच के हॉवर्ड गार्डनर, ये हम दो कर लेते हैं। देखिए मेस्लो की अगर हम बात करें तो मेस्लो ने जो थ्योरी दी थी वो आपके पास मेस्लो का हायरार्की आपकी जो देखने को मिलती है। हायरार्की क्या है? हायरार्की अधिक्रम है, एक जो नीड्स बताई है कि किस तरह से नीड आपकी होती है। एक नीड जैसे ही पूरी होगी दूसरी नीड आपकी शुरू हो जाएगी। अब जब तक पहली नहीं होगी तब तक दूसरी नहीं होगी। ये हायरार्की नीड्स आपकी कई बार पूछ ली जाती है मेस्लो की, तो इसमें देख लीजिए पहली आप लिख लीजिए साइकोलॉजिकल, दूसरी आप लिखेंगे सेफ्टी, तीसरी आप लिखेंगे आपके पास बिलोंगिंग, फोर्थ आप लिखेंगे सेल्फ स्टीम, फिफ्थ आप लिखेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आपकी जो टोटल 5 आपकी नीड्स आपकी बताई है आपकी मेस्लो की। और मेस्लो की जो यही आपसे पूछी जाती है कि मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, अधिक्रम आपका ये है, अधिक्रम आपका है कि एक क्रम के बाद कैसे दूसरी पे जाएंगे, कैसे तीसरी पे जाएंगे, कैसे फोर्थ पे, कैसे फिफ्थ पे आप पहुंचेंगे। अब पहले क्या है, साइकोलॉजिकल जो नीड्स है, देखिए क्या होता है कि सबसे पहले इंसान को जो है जरूरत होती है खाने की, कपड़े की, मकान की। अब जब ये नीड आपकी जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक आप सेकंड पे नहीं चल पाओगे। जैसे कि आपके पास पानी भी आपको चाहिए, खाना भी आपको चाहिए, आपके पास एयर भी होनी चाहिए, ये सारी साइकोलॉजिकल नीड्स आपके पास रहेगी। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में ये सारी चीज़ें आपके आएगी, चाहे आपके पास फूड हो, चाहे आपके पास खाना हो, चाहे आपके पास एयर हो, तो इसमें ये चीज़ें आपके देखने को मिलेगी। अब जैसे ही आपकी ये चीज़ें पूरी होगी, पहली नीड आपकी पूरी होगी, आप सेकेंड पे आ जाते हैं। अब सेकेंड पे आपको चाहिए सेफ्टी। अब देखिए सेफ्टी आपको कैसे चाहिए, जब ये चीज़ आपकी पहली पूरी होगी सेफ्टी अब आपको चाहिए। सेफ्टी कैसी चाहिए? सेफ्टी आपको हेल्थ के लिए हो सकती है, हो सकता है कि आपके पास सेफ्टी आपको जो है थोड़ी सी जान का खतरा आपके पास हो सकता है आपको जो है ह्यूमन से आपको सेफ्टी चाहिए, और हो सकता है कि आपके पास जो है प्रॉपर्टी की सेफ्टी आपको देखने को मिलती है, एम्प्लॉयमेंट की सेफ्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब जब पहली चीज़ आपकी पूरी होगी, साइकोलॉजिकल नीड्स आपकी पूरी होगी, तो आप सेफ्टी पर ध्यान देंगे। तो सेफ्टी कैसी? सेफ्टी का मतलब है कि यहाँ पे जो है आपके पास सिक्योर आप लाइफ जाना चाहते हैं, जैसे कि आपको जॉब चाहिए, तो ये भी सेफ्टी के अंदर ही आपके आएगा। तो पहली नीड आपकी ये थी। अब आप जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो ये आपके पास सेफ्टी। अब जैसे ही आपके पास जॉब में आपको मिल गया है, फिर आपके पास आएगा बिलोंगिंग। बिलोंगिंग क्या होता है? बिलोंगिंग में आप देखते हैं स्टेज पे जो है आपके पास जो है आप समझते हैं कि हमारे साथ कोई आपके जो है दुख सुख बांटने वाला हो, हमारे मित्र हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो हमारे पास, और जो है हमारा जो है लव वगैरह जो है होता है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक जीवन साथी की जो तलाश करेंगे इस स्टेज पे आकर देखने को मिलेगी, जैसे ही आपके पास ये सेफ्टी वाली ये पूरी हो जाती है। अब जैसे ही आपके पास ये चीज़ हुई, उसके बाद आपके पास आता है सेल्फ स्टीम। अब सेल्फ स्टीम क्या है? तो यहाँ पे आपको जो क्या देखने को मिलेगा, अब आपके पास जो है खाना भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, और आपके पास एक सिक्योरिटी भी है कि हाँ जो है आपके पास किसी को जान तरह का खतरा नहीं है आपके पास, और आपके पास सब कुछ जीवन साथी भी है, परिवार भी है, मित्र भी है, बच्चे भी, आपके पास सब कुछ है। अब उसके बाद आपके पास सेल्फ स्टीम स्टेज आएगी, और इस सेल्फ स्टीम स्टेज में क्या कहते हैं मेस्लो के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जो है लोगों को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। यहाँ पे अब जो दूसरों से रिस्पेक्ट की जो उम्मीद यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें होगी तो फिर आप कहेंगे कि अब जो है मेरी एक समाज में एक रुतबा होना चाहिए, एक जो पहचान होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट यहाँ पे होनी चाहिए। अब फिफ्थ जो पॉइंट आता है ये आपके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वाला पॉइंट जो है आपका हाईएस्ट रहेगा, और ये सभी में देखने को नहीं मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि सभी चीज़ें आपको मिल गई है। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि यहाँ पे जो है अब जो है अपने ऊपर जो है ध्यान देना शुरू कर देता है वो पर्सन। इसके पास रिस्पेक्ट भी है, आपके पास फैमिली भी है, आपके पास सिक्योरिटी भी है, और यहाँ पे देख लीजिए नीड्स सब पूरी है। तो अब जब ये सारी चीज़ें आपके पास आएगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो फिफ्थ आपकी स्टेज रहेगी, इस स्टेज में काफ़ी कम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे जो है लोग अपने बारे में अब सोचना शुरू कर दें कि कैसे मैं खुश रह सकता हूँ, ये दुनिया क्या है, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ,
इन सब चीज़ों पे ध्यान कब जाएगा, जब आपकी पहले वाली नीड्स आपकी पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये फिलोसफर टाइप के जो बंदे होते हैं, यानी कि फिलोसफर दर्शन शास्त्र जो आपके बनते हैं, वो इन स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद ही आपके कह लीजिए कि इस स्टेज पे आपके आते हैं कि यहाँ पे सोचने लग जाता है कि इस दुनिया पे क्यों आया है, क्या मकसद है इस दुनिया पे आने का, और इस दुनिया में आकर करना क्या है, और लास्ट में यहाँ से ले क्या जाना है। अपने बारे में जानना है कि मैंने क्या किया है पूरी लाइफ, मैंने क्या क्या चीज़ें की है, क्या क्या अचीवमेंट्स रही है, क्या क्या मैंने जो यहाँ पे गलत किया, क्या इसको सही कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके देखने को मिलती है 5th स्टेज के अंदर। तो ये 5 आपकी हायरार्की आपकी जो है पूछी जाती है आपके पास, कई बार इनका सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता चाहिए होनी चाहिए। इसके अलावा जो आगे चलते हैं, आगे इसको जो छोड़ देते हैं। मैस्लो की थ्योरी इतनी आपकी इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। ठीक है, ये 5 आपकी जो नीड्स कई बार पूछ ली जाती है, हायरार्की नीड्स आपकी जो रहेगी मैस्लो के अकॉर्डिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये हायरार्की जो नीड्स है ये बिल्कुल क्रमबद्ध चलेगी। जो आपके पास पहले साइकोलॉजिकल है, उसके बाद सेफ्टी आएगी, इसी तरह से ये चलेगी आपके लास्ट तक। ऐसा नहीं कि पहले नीचे वाला ऊपर कर दिया, ऊपर वाला नीचे, आप ऐसा नहीं करना। इसके बाद आप देखते हैं इसमें आपके पास जो है एक इम्पॉर्टेंट है अल्बर्ट बंडूरा। पहले आप इसको लिख लेंगे, ये हम करेंगे। अल्बर्ट बंडूरा की देख लीजिए सोशल कॉग्निटिव अप्रोच, ये आपसे कई बार पूछ ली जाती है। सोशल कॉग्निटिव अप्रोच, सोशल कॉग्निटिव अप्रोच जो है ये किसने दी थी आपके पास, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगी, अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी आपके पास सोशल कॉग्निटिव अप्रोच, और इसी को जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग आपकी कहा जाता है, सोशल लर्निंग आपकी थ्योरी इसको कहा जाता है, और मॉडलिंग आपकी इमिटेशन वाली स्टेज इसको कहा जाता है अल्बर्ट बंडूरा की इस थ्योरी को। अब देखिए इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हुई यहाँ पे। जो है प्रोसेस ऑफ स्टेजेस यहाँ पे कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं। अल्बर्ट बंडूरा की जो सोशल कॉग्निटिव अप्रोच है, इसमें जो है कई बार प्रोसेस ऑफ आपकी जो है स्टेजेस यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो पहली आपकी रहेगी अटेंशन, सेकेंड रहेंगे आपके पास रिटेंशन, थर्ड रहेगी आपके पास प्रोडक्शन, ये कई बार इंपॉर्टेंट आपसे पूछ ली जा सकती हैं, और फोर्थ जो रहेगी आपके पास इसमें मोटिवेशन। इसको जो एक्सप्लेन मैं करता हूं क्योंकि ये जो आपके पास थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन इसको करना जरूरी है। अब देख लीजिए अटेंशन जो है, अटेंशन को ही कहेंगे आपके पास। देखिए कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, कोई चीज़ आप देख रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, अटेंशन है। इसमें ऑब्जर्वेशन आपकी होती है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही आप जो है सीख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पीछे जो है बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है डॉग की, हो सकता है आपको भी आ रही हो, तो थोड़ा सा अपने ध्यान नहीं भटकाना है। इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपके पास नेचर के साथ चलना पड़ेगा। चलिए, दूसरा आपके पास रिटेंशन। जैसे ही आपको कोई चीज़ आपने देखी, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके आप सीखेंगे। तो सोशल कॉग्निटिव अप्रोच ही आपकी क्या बता रही है कि सीख आप कैसे रहे हो, सीख आप जो देखकर सीख रहे हो, ऑब्जर्व करके किसी को सीख रहे हो। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप क्लास के अंदर जाकर सीख सकते हैं, आप टीवी के माध्यम से आप सीख सकते हैं। हो सकता है किसी को जो आपने कुछ चीज़ें कई जगह करती बार देख लिया, जैसे कि आपके पास कोई अच्छा काम कोई कर रहा है, उससे आप इंस्पायर हो गए, आपने सोचा कि अब ये काम मैं भी करूँगा। ऑब्जर्व आप उसको कर रहे थे कि हाँ इसने जो ये चीज़ें इस तरह से की और ऐसी चीज़ें मैं भी करने की कोशिश करूँगा। तो अटेंशन आपने दिया, किसी को देखा, ऑब्जर्व करके आपने ये चीज़ें सीखी। अब जैसे ही ऑब्जर्व आपने कर दिया, उसके बाद जो सीखने का एक और आयाम है वह है आपके पास रिटेंशन। रिटेंशन होता है, देखिए जो चीज़ें आपने देखी थी, उन देखी हुई चीज़ को ही आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे, उन्हीं देखी हुई चीज़ को यहाँ पे आप जो है याद करोगे, और उन याद करने के बाद क्या है उसको एक मेमोरी के अंदर आप डाल दोगे, अपने दिमाग में डाल दोगे, और उस चीज़ को जो है आप कोशिश करोगे कि आपने वैसी ही चीज़ करनी है। अब जैसे ही आपने देखा, देखने के बाद उस चीज़ को जो है ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व के साथ आपने वो चीज़ याद रखी जिसको रिटेंशन कहा गया, और रिटेंशन के बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन, एक्शन। अब उन्हीं चीज़ों को आप प्रयोग करेंगे जिसको कहा गया आपके पास प्रोडक्शन, एक्शन के थ्रू। इसके बाद जब इसको आपने कर लिया, उसके बाद जो आपके पास जो रिस्पॉन्स जो आपको मिला वो आपको मोटिवेट करेगा। तो मोटिवेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसको हम जो है रीइंफोर्समेंट आप कहेंगे। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पॉजिटिव आपको मोटिवेशन मिले, यहाँ पे नेगेटिव भी आपका ये
हो सकता है। रिइंफोर्समेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अल्बर्ट बंडूरा की ये आपकी थी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट आपके देखने को मिलते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके ऐसे बन सकता है कि पहले जो है आपके पास सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में प्रोसेस ऑफ स्टेज में जो अल्बर्ट बंडूरा के अकॉर्डिंग पहले आपके क्या आता है, तो पहले अटेंशन आता है, फिर आपके पास रिटेंशन आएगा, फिर प्रोडक्शन आएगा, फिर आपके पास मोटिवेशन। इनका सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चलेंगे हॉवर्ड गार्नर की आपके पास जो स्टेजेस है 8 स्टेजेस, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। हॉवर्ड गार्नर की 8 स्टेजेस है, इसको भी हम देख लेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। हो सकता है कि आप थक गए हो, क्योंकि थक तो मैं भी काफ़ी गया हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक वीडियो के अंदर एटलीस्ट आपकी सारी थोड़ी थोड़ी आपकी थ्योरीज हो जाए, क्योंकि जो मुझे इतना समय नहीं है कि हर थ्योरीज के ऊपर एक पर्टिकुलर एक वीडियो आपके लिए लेकर आए, लेकिन जितनी थ्योरीज है उनके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए लास्ट रहेगी और थोड़ा सा लास्ट ही हम करेंगे इसको, बस इसके बाद और नहीं करेंगे। इसके बाद आपके पास है हॉवर्ड गार्नर। हॉवर्ड गार्नर की कई बार आपसे पूछ ली जाती है मल्टीपल इंटेलिजेंस जो आपकी दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो आपके देखने को मिलती है हॉवर्ड गार्नर, इंपॉर्टेंट है। हॉवर्ड गार्नर की आपकी जो है कितनी तरह की जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो ये आपके पास 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात है। 8 टोटल 8। हालांकि अब ये 9 हो चुकी है, लेकिन अभी तक एग्जाम में आपसे 8 ही पूछा जाएगा। पहले ये 7 थी, फिर इसमें अपडेट देखने को मिला 8 और अब ये 9 है। और एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है, अगर HP बोस की अगर हम बात करें, तो पिछली बार जब जो है मुझे याद है शायद 2018 या 19 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था हॉवर्ड गार्नर की कितनी स्टेजेस आपकी रहेंगी, तो उसमें 7 को जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बताया गया था। लेकिन शायद फिर 2021 में फिर से ये क्वेश्चन आपके आया, तो इसमें 2021 में जो 8 स्टेजेस को आपको जो ऑफिशियल कहा गया। अब ऐसा पॉसिबल है कि आपके 8 तक ऑप्शन दिया जाए तो 8 है, लेकिन अगर 9 भी ऑप्शन दिया जाए तब भी 8 ही आप लगा के आना, क्योंकि जो अभी 9 वाला मुझे नहीं लगता कि ये जो है अपडेट किया गया होगा अभी तक। ये जो बुक्स वगैरह में कम देखने को मिलता है। तो आपने 8 स्टेजेस आपने याद रखनी। अब ये 8 आपकी कौन कौन सी ये आपको मैं बताता हूँ। पहले आपके पास इसमें ऐसा नहीं है कि पहली ये है तो दूसरी आपकी ये रहेगी, तीसरी, एक सीक्वेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बुद्धि के प्रकार बताया है हॉवर्ड गार्नर ने क्या कहा कि मल्टीपल जो इंटेलिजेंस आपकी हो सकती है किसी व्यक्ति की। हो सकता है किसी में जो आपके पास जो है विजुअल स्पेशल देखने को मिले, या फिर आपके पास हो सकता है किसी में लिंग्विस्टिक आपके देखने को मिले। ये स्टेजेस है, लिख लेना साथ साथ। पहला विजुअल, लिंग्विस्टिक आप हो सकते हो, या फिर आपके पास इंट्रापर्सनल हो सकते हो, और तीसरा चौथा आपके पास रहेगा इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल यहाँ से प्रश्न आपके बना था शायद 2021 में, ये आपने एक बार देख लेना है। इसके अलावा जो आपके पास लॉजिकल हो सकते हो, लॉजिकल मैथमेटिकल आपकी इंटेलिजेंस हो सकती है, या फिर म्यूजिकल हो सकती है, या फिर आपके पास बॉडी काइनेस्टिक हो सकती है, या फिर आपके पास नेचुरलिस्टिक आप इन्वायरमेंट बेस आपकी हो सकती है। 9th आपकी रहेंगी इसमें एग्जिस्टेंशियल। अगर आपने लिखना होगा तो लिख लेना, बाकी जरूरत नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिख लेना आपके पास विजुअल, लिंग्विस्टिक, और आपके पास इसमें जो है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ये दोनों अलग अलग हैं। और लॉजिकल मैथमेटिकल, म्यूजिकल और बॉडीली काइनेस्टिक। और इसके अलावा आपके पास है इसमें न्यूरलिस्टिक, और आपके पास लास्ट है इसमें एक्सटेंशन। लिखना एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको मैं समझाता हूँ, इसको सारी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, रियली सॉरी, ठीक है, क्योंकि जो है मैं काफ़ी थक चुका हूँ और आपको लग भी रहा होगा। लेकिन कुछ एक आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि म्यूजिकल आपके आया, म्यूजिकल में क्या होगा कि अब जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है एक तरह से काम कर सके, हर व्यक्ति के सोचने का तरीका भी एक ही हो। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो बात की है, 8 स्टेजेस जो इसमें कही थी पहले तक, अब 9 कह लिए है। तो इसमें क्या कहा गया कि 8 जो तरह की जो बुद्धि होगी, 8 टाइप की जो इंटेलिजेंस है, वो सभी में अलग अलग तरह की हो सकती है। किसी में म्यूजिकल आपकी जो इंटेलिजेंस देखने को मिल सकती है, यानी कि जो है कोई जो है सॉन्ग वगैरह लिख सकता है, उसको कंपोज कर सकता है, म्यूजिक उसको देख सकता है, इस तरह उसका ज़्यादा दिमाग आपके चलता हो सकता है जैसे किसी को जो लॉजिकल मैथमेटिकल की अगर हम बात करें, किसी का दिमाग जो है मैथमेटिकल में ज़्यादा हो, तो उस तरह की जो है वो आपकी जो कोडिंग वगैरह कर सकता है, उसमें उसका ज़्यादा दिमाग चल सकता है। और हो सकता है जो बॉडी काइनेस्टिक है जो आपके पास स्टेज है, इसमें है कि हो सकता है किसी को जो है इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस के थ्रू, या फिर उसका जो है माइंड इतना जो है स्टेबल आपके रहे कि बॉडी की जो मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल कर सकता है। जी डांस वगैरह वाले इसमें जो बॉडी काइनेस्टिक आपके रोल देखने को मिलता है, या जो साइकिल वगैरह चलाने वाले उसमें भी बैलेंस आपको बनाना होता है। तो ये भी आपकी जो हो सकता है इस तरह की बुद्धि वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले किसी के अंदर। या फिर कह लीजिए इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल।
इंट्रापर्सनल होता है कि खुद के बारे में हो सकता है किसी के खुद के बारे में जो एक कह लीजिए कि वो अपनी अलग ही सोच आपके रखता है। कोई व्यक्ति खुद को जो है अधिक जानता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है कि ये चीज़ें मेरे अंदर होनी चाहिए, ये इस तरह से मैं कर सकता हूँ। या और दूसरा होगा इंटरपर्सनल। देखिए एक इंट्रा है और एक इंट्रा है। इंट्रा आपके जो है, इंट्रा की अगर हम बात करें, इंट्रा आप खुद के स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस बुद्धि वाले लोग आपके होंगे। और इंटर जो पर्सनल है, इंटरपर्सनल किसी और की बुद्धि के बारे में जानने की कोशिश जो करेंगे वो आपके पास इंटरपर्सनल रहेगा। साइकोलॉजिकली आपके पास पूरा रहेगा। तो हो सकता है कि इस तरह से लिंग्विस्टिक की बात करें, हो सकता है लिंग्विस्टिक में हो सकता है कि किसी को जो ज़्यादा जो है भाषा का ज्ञान हो और वर्बली वो जो है उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रखता हो, या फिर कह लीजिए कि वर्बल जो है वो अलग अलग लैंग्वेज आपकी यूज़ करता है। तो इस तरह की बुद्धि अगर जो हो सकता है किसी व्यक्ति को जो 8 से 10 लैंग्वेज आती हो, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि देखने को मिलेगी? लिंग्विस्टिक आपके जो है वर्बल जो ये बुद्धि है ये यहाँ पे देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गवर्नर। तो इस तरह से ये आपकी जो है हार्वर्ड गवर्नर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है। तो ये रही थी आपके पास हार्वर्ड गवर्नर की। इसके अलावा और एक दो चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास माइंड मैपिंग आपने सुना होगा। माइंड मैपिंग सिंपल सा, जो किसी भी चीज़ को आप कर रहे हो एक माइंड में मैप आप बना लेते हो। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपका हो सकता है 24 को हो सकता है आपके पास इसमें जो है 30 को हो सकता है आपके पास 7 अगस्त को, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे ये जुलाई, यहाँ पे भी ये जुलाई। अब देखिए आपने माइंड मैपिंग कैसे की। माइंड मैपिंग कैसे की कि आपने जो है मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम किसी शहर के बाहर है। अब जैसे जैसे मैं चीज़ें कहूँगा देखना आपकी इमेज आपकी बननी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए कि आपके जो है स्कूल आपके पास नियर बाय है, उस स्कूल का नाम है डीएवी। कोई भी नियर बाय स्कूल है, कोई भी है, डीएवी है उसका नाम है मान लीजिए, और यहाँ पे भी आपकी डीएवी है, सभी का डीएवी है। अब देखिए कैसे कैसे चीज़ें ये होगी माइंड मैपिंग, क्या चीज़ें होती हैं। मैंने कहा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड आपका जो है एग्ज़ाम का है आपके पास डीएवी में है, कोई भी डीएवी स्कूल। अब एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि डीएवी जो स्कूल आपके एरिया में है नहीं, तो आपको डीएवी स्कूल अभी माइंड में नहीं बन रहा है। लेकिन जो भी डीएवी स्कूल आपने देखा है, चाहे चलते फिरते बस में आते जाते आपके बच्चे उसमें पढ़ते होंगे, तो आपके एक तो माइंड में वो वाला डीएवी आ रहा है। एक तो ये सच है, इस बात को आप झुठला नहीं सकते। इमेज आपकी उस डीएवी के बारे में बन रही है। एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूँ किसी और डीएवी की, लेकिन आपने जो देखा है इमेज उसी की आपकी बन रही है। माइंड मैपिंग क्या है कि पहले जो चीज़ आपने करनी है उसके फ्यूचर में जो चीज़ आपने करनी है उसके बारे में पहले ही माइंड मैपिंग की जाए, उसके तथ्य आपके पहले ही निकाले जाए कि कैसे कैसे चीज़ें आपकी होगी। अब मैंने कहा कि एग्ज़ाम आपका होगा टेट का। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उस एग्ज़ाम में बैठ गए। मैंने कहा कि इस एग्ज़ाम में डीएवी स्कूल में आप गए और इस स्कूल में आप बैठ गए। एग्ज़ाम अब जो मार्कशीट आपको दी जा रही है, इमेजिनेशन आप कर रहे हो कि आपके कोई इमेजिनेशन करेगा कि कोई सर आपके जो ओएमआर शीट लेकर आ रहा है, कोई इमेजिनेशन करेगा कि मैम आपको जो है ओएमआर शीट आपके दे रहे हो। अब मैं अगर कहूँ कि आप जो है बेंच पर बैठे हो, तो इमेजिनेशन क्या आपके माइंड में आई कि बेंच पर आप बैठे हो और ओएमआर शीट आपकी देखी। अब देखिए इमेजिनेशन जो होगी, अब जो बेंच आपको जो माइंड में आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। अब हो सकता है कि आपके कॉलेज टाइम में उस तरह के बेंचेज आपके हो सकता है बीएड में उस तरह के बेंचेज आपके हो सकता है कि आपके पास सिंगल आपके पास एक चेयर हो, उस तरह से आपके पास जैसे जैसे चीज़ें आपकी पहले हो चुकी है। माइंड मैपिंग जो बनेगी, पहले जो पास्ट में जो चीज़ें हुई है उन्हीं के आधार पर आपकी माइंड मैपिंग यहाँ पे होगी। यानी आने वाले फ्यूचर के लिए एक मैप आप तैयार करते हो, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि उसके बाद आप जो है बस लोगे, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बाइक है, अब अपनी चीज़ें आप सोच लीजिए। अब कोई सोचेगा बस में मुझे आप वापस आना है, तो बस में आप देख लेना कि बस में आप विंडो सीट पे बैठे हो, कहाँ पे बैठे हो, फ्रंट सीट पे आप बैठे हो। तो इस तरह की इमेजिनेशन आपकी बननी शुरू हो जाएंगी। हालांकि माइंड मैपिंग इस तरह की जो है छोटी चीज़ों के लिए नहीं होती। माइंड मैपिंग होती है कोई भी फ्यूचर रिलेटेड आपका जो है प्लान हो। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जैसे ही टेट आपका क्लियर हो जाएगा, सीटेट क्लियर हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एक जो है प्राइवेट स्कूल में जाकर जॉब शुरू कर देंगे। पहले ही आपने प्लान बना लिया। लेकिन कुछ एक सोचे कि जैसे ही मेरा ये क्लियर हो गया, या फिर कह लीजिए कि इसके बाद आपने कमीशन की तैयारी करनी है, तो कमीशन की तैयारी करने के लिए आपके पास जो है एक कॉन्सेप्ट है, कमीशन का एग्ज़ाम आपने क्लियर करना है। देखिए माइंड मैपिंग कैसी होगी। अब कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपने ये माइंड मैपिंग में जो है पहला ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे इसमें कैसे करेंगे, उसके बाद आपने क्या सोचा कि इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद जो है क्या करेंगे, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद क्लासेस ज्वाइन करेंगे। क्लासेस जैसी कंप्लीट होगी उसके बाद जो है मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपके लगाने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपने नोट्स बनाए थे इन कोचिंग के दौरान, इसमें जो क्लासेस के दौरान, इसमें मॉक टेस्ट के दौरान,
उसको जो आपने रिवाइज करना है। तो ये एक फ्यूचर प्लान आपका हो गया। उसी तरह कमीशन की तैयारी के लिए आपके पास क्या है, पहले बेस्ट टीचर होने चाहिए। टीचर कौन सा होना चाहिए, इंस्टीट्यूट आपका कौन सा होना चाहिए, और उस इंस्टीट्यूट के अंदर कितने घंटे की आपने क्लासेस लगानी है, ये सारी माइंड मैपिंग पहले ही फ्यूचर प्लानिंग। हालांकि कमीशन के एग्जाम के गेटिंग ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन माइंड मैपिंग जो होती है, जैसे कि आपके पास कोई भी कह लीजिए कोई आपने जो है इस्टेब्लिशमेंट आपने करनी है, किसी को मान लीजिए अपना कोचिंग सेंटर खोलना है कि अच्छा कोचिंग सेंटर मेरा किस शहर में होना चाहिए, इस शहर में होना चाहिए, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो बात की जाए यहाँ पे जो कौन कौन से टीचर आपके बेस्ट रहेंगे, इस तरह से आपके माइंड मैपिंग की जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो किसने दिया था, माइंड मैपिंग जो टोनी बुजान द्वारा ये दी गई थी। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछने जाए, तो ये थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो है आपके पास अल्बर्ट बंडूरा का मैंने आपको बता दिया, अल्बर्ट बंडूरा के मैंने बता दिया कि कैसे कैसे इसमें अप्रोच होता है। इसके अलावा जो इसकी थोड़ी सी सेल्फ रेगुलेशन वाला भी एक पॉइंट आपके देखने को मिलता है, और सेल्फ एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। आपके पास दो रहेंगे। सेल्फ रेगुलेशन में कई बार आपसे पूछा जाता है, गोल सेटिंग आपका ही रहता है, प्लानिंग आपकी इसमें पहले रहेगी, सेल्फ आपके पास मॉनिटरिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, सेल्फ इंटरेक्शन आपके देखने को मिलेगी, सेल्फ मोटिवेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टोटली आपकी बेस रहेगी आपके पास अल्बर्ट बंडूरा के इन्वायरमेंट पे, बिहेवियर पे, आपके पास और कॉग्निशन पे इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो रेसिप्रोकल आपका प्रोसेस आपके चलेगा, यानी कि इस तरह से बिहेवियर इन्वायरमेंट आपके कॉग्निटिव को आपके जो है इफेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें आपके देखने को मिल सकती हैं। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हुई यह वीडियो, और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में निस्संदेह बनेंगे। थ्योरीज जितनी भी है वो सारी थ्योरीज हमने कर ली है, और मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि आपको समझाया जाए और कम से कम समय में। और बाकी जो जितनी थ्योरीज पे मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई है, एक बार जाकर आप जो है चैनल पे लिंक में दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर वो लिंक देख लेना। एटलीस्ट थ्योरीज आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी। और ये मैंने आपको क्लास जो है काफ़ी पहले दे दी है एग्जाम से। इसका रीज़न यही है कि जितनी चीज़ें आपको बेसिक पता लग गई, कोशिश करना अब इसके डेप्थ में जाने की, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे। और बाकी चीज़ें आपको देख लिया होगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैक्सिमम थ्योरी से ये वाले प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। बाकी वन लाइनर के लिए आप चाहे तो प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना है, उसमें जाकर आप जो है वन लाइनर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं पे करते हैं खत्म। उम्मीद है आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।